हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकुर शुक्ला हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में ज्वाइन हैं आप सभी लोगों का। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएस दृष्टि के एक विशेष संस्करण को, जिसका नाम है वैज्ञानिक परिदृश्य। यानी वैज्ञानिक परिदृश्य से संबंधित जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, जो भी की पॉइंट हैं आप लोगों के लिए पूरे एक वर्ष के करंट अफेयर का, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। याद रखिएगा, इसके पहले लगभग 6 वीडियोस अलग अलग परिदृश्य आप लोगों के लिए अपलोड हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है एक बार जरूर देखिएगा। वो सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पहले आपके रिवीजन के लिए की पॉइंट है। याद रखिएगा, रामबाण है आप लोगों के लिए, तो एक बार जरूर देखिएगा वो सारे वीडियोस। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को, जो आपकी दृष्टि पुस्तक के ही एक प्रकार से शॉर्टकट मेथड पर, पिक्टोरियल मेथड पर आधारित है। यानी पिक्चर के माध्यम से सारी चीजों को हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नाम है वैज्ञानिक परिदृश्य, ठीक है। सबसे पहले वैज्ञानिक परिदृश्य में बात करें तो पहला है आपका PSLV C55 टेल EOS-02, ठीक है। यहां पर सबसे पहले अगर आपको ध्यान देना है, किसी भी अगर मिसाइल का या एक प्रकार से उपग्रहों का परीक्षण किया गया है तो उसमें 2 पॉइंट आपको ध्यान देना है। पहला कि कौन सी मिसाइल से, कौन से रॉकेट से इसका परीक्षण किया, कौन से रॉकेट से परीक्षण किया गया है, और साथ ही साथ कौन से उपग्रह का नाम क्या है, ठीक है, कहां से परीक्षण किया गया है। 3 पॉइंट आप लोगों को यहां पर ध्यान देना है किसी भी क्वेश्चन से संबंधित। सबसे पहला है आपका PSLV C55 टेल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02 आपका है, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो ये आपका जो एक प्रकार से, ये आपका जो सैटेलाइट है इसको एक प्रकार से प्रक्षेपित किया गया है 22 अप्रैल को। कब 22 अप्रैल को प्रक्षेपित किया गया है, कहां से, सार श्रीहरिकोटा, या कहां पर है तो आंध्र प्रदेश में है। याद रखिएगा कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा। यहीं से सिंगापुर के 2 उपग्रहों को इसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है। किससे, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 55 C55 से जो है सिंगापुर के 2 जो आपके सैटेलाइट हैं उनका नाम क्या है तो याद रखिएगा टेल EOS, यानी आपका टेल अर्थ ऑब्जर्वेशन आपका सैटेलाइट है, जिसका वेट है 741 kg, और आपका ल्यूमेलाइट है जो 16 किलोग्राम का है। याद रखिएगा 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है। प्रक्षेपण यान कौन सा है तो C आपका PSLV C55 इसका नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। ये कौन सी उड़ान है आपके तो 57वीं उड़ान है PSLV की, और PSLV के चौथे चरण का कक्षीय प्लेटफॉर्म के रूप में इसमें प्रयोग किया गया है। ये पॉइंट आप लोगों को यहां पर इस क्वेश्चन से संबंधित याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है अगला कौन सा है, जूस मिशन। कौन सा, जूस मिशन क्या है तो इसके बारे में सबसे पहले बात करें तो प्रक्षेपण जो है इसका कहां से किया गया है, फ्रेंच गुयाना से। कब किया गया है, 14 अप्रैल को। किसके द्वारा, आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी। रॉकेट का नाम क्या है, एरियन 5। हमने आपको बार बार यही बताया, 3 पॉइंट आपको ध्यान देना है। सबसे पहला क्या है कि आपके रॉकेट का नाम क्या है, दूसरा उपग्रह यानी सैटेलाइट कौन सा है, तीसरा जो है प्लेस कौन सा है, यानी कहां से प्रक्षेपण किया गया है। अगर ये 3 पॉइंट आपको याद है इन सारे क्वेश्चन में तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। रॉकेट नाम क्या है, एरियन 5। उसके अलावा जो है पूर्ण नाम क्या है इसका तो जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर इसका पूरा नाम है, याद रखिएगा, जिसको जूस मिशन के नाम से दिया एक प्रकार से हम लोग जानते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है तो बृहस्पति ग्रह के 3 विशालकाय उपग्रह, कौन कौन से उपग्रह हैं तो गैनेमीड है, कैलिस्टो है और यूरोपा है। इन तीनों का जो है अध्ययन किया जाएगा इस आपके महत्वपूर्ण जूस मिशन के अंतर्गत। 3 बृहस्पति के आपके उपग्रह हैं जिनका अध्ययन यहां पर किया जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बृहस्पति के 3 जो महत्वपूर्ण उपग्रह हैं जिनका नाम है यूरोपा, गैनेमीड और आपका कैलिस्टो, इनके अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है तो नाम क्या होगा, जूस मिशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अखिल भारतीय बाघ आकलन। कौन सा, अखिल भारतीय जो है बाघ आकलन आपका जो रिपोर्ट है, इसमें जो है आपके भारत में बाघों की संख्या 2022 में कितनी बताई गई है तो 3167 हो चुके हैं भारत में बाघों की संख्या। और ये जो है जारी की रिपोर्ट का नाम क्या है, स्टेटस ऑफ टाइगर्स 2022। ये आपका अखिल भारतीय बाघ आकलन के 5वें चक्र का जो है परिणाम जारी किया गया है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें यह संख्या जरूर पूछी जा सकती है कि वर्तमान में 2022 के नए आंकड़े के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है तो 3167 जो है भारत बाघों की संख्या है वर्तमान में।
आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आपका जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया है। वो अलायंस किसके द्वारा बनाया गया है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है 9 अप्रैल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये है क्या, तो इसके माध्यम से जो है बिग कैट यानी जितने भी एक प्रकार से शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पुमा, जगुआर, ये सारे जानवर हैं, इनका संरक्षण किया जाएगा। ये 7 जानवरों को इस कैटेगरी में रखा गया है, 7 प्रमुख कैट्स हैं इसके अंतर्गत, याद रखिएगा, जिनके संरक्षण पर काम किया जाएगा और इसको लॉन्च किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला है आपका कौन सा, धवन 2। धवन 1 के बारे में लास्ट ईयर जो आपकी दृष्टि की बुक थी उसी में हमने चर्चा किया था कि धवन 1 क्या है, भारत का पहला निजी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, और यह भी आपका वही है, दूसरा भारत का दूसरा निजी रॉकेट क्रायोजेनिक इंजन है, नाम है धवन 2। ये आपका 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है, याद रखिएगा, जिसका परीक्षण 4 अप्रैल 2023 को स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। और आपको ये हमने बताया भी है कहां पर है, हैदराबाद में है। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस कहां पर है, तो हैदराबाद में है, याद रखिएगा। अगला है आपका इसरो का RLV-LEX मिशन। कौन सा, किसका मिशन है, सबसे पहला पॉइंट आपका ये है, इसरो के द्वारा ये आपका मिशन लॉन्च किया गया है। इसको जो है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन का नाम दिया गया है। ठीक है, कब लॉन्च किया गया है, तो 2 अप्रैल 2023 को, और इसरो के द्वारा दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान का जो है एक प्रकार से स्वतः लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है। उसके अलावा इसका जो संचालन है 3 अलग अलग टीमों के द्वारा किया जा रहा है। कौन कौन शामिल है इसमें, तो इसरो भी शामिल है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है, और भारतीय वायुसेना भी इसके अंतर्गत शामिल है, याद रखिएगा। उसके अलावा एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज कहां पर किया गया है, तो चित्रदुर्ग कर्नाटका में। कहां पर, चित्रदुर्ग कर्नाटका में जो है इसका एक प्रकार से यहां पर एरोनॉटिकल टेस्ट किया गया है, इसका याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला है आपका भारत का विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट, नाम क्या है, तो इसका नाम है टेरॉन 1। क्या नाम है, टेरॉन 1 नाम है इसका, याद रखिएगा। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड है रॉकेट, ये आपका नाम है टेरॉन 1, नाम याद रखिएगा। प्रक्षेपण 22 मार्च को किया गया है। कहां से किया गया है, तो इस आपका केप कैनावेरल जो आपका एक प्रकार से फोर्स स्टेशन है यूएसए में, अमेरिका में है, याद रखिएगा, फ्लोरिडा में, वहीं पर प्रक्षेपण किया गया है। परिणाम क्या है, तो पृथ्वी की निम्न कक्षा में पहुंचने में विफल रहा है। ये आपका जो रॉकेट है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट जो है, ये अपने लक्ष्य में विफल रहा है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है, तो रिलेटिविटी स्पेस अमेरिका के द्वारा जो है इसका विकास किया गया है। नेक्स्ट हमारा है बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे ज्यादा जो है उपग्रह वाला एक प्रकार से ग्रह बन चुका है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है इसके 12 नए उपग्रहों की खोज की गई है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में जो है कौन से ग्रह के 12 नए उपग्रह खोजे गए हैं, तो आंसर होगा बृहस्पति। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि अभी हाल ही में 12 उपग्रहों की खोज के बाद सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा बन चुका है, तो नाम होगा बृहस्पति। ये नाम याद रखिएगा। 3 फरवरी 2023 को जो है 12 नए उपग्रहों की खोज की गई है, और इस प्रकार से नासा के अनुसार जो है बृहस्पति सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन चुका है। दूसरे स्थान पर कौन है, तो शनि है, याद रखिएगा, सैटर्न है आपका दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट हमारा है अमीरात चंद्र मिशन। अमीरात चंद्र मिशन क्या है, ये एक प्रकार से अरब का पहला मिशन है। ठीक है, अरब का पहला मिशन चंद्रमा के लिए लैंड एक प्रकार से इसको लैंड किया गया है, या चंद्रमा की सतह पर लैंड करने हेतु ये पहला अरब का मिशन है, जिसे 11 दिसंबर 2022 से जो है केप कैनावेरल आपका जो फोर्स स्पेस स्टेशन है फ्लोरिडा में, अमेरिका में, ठीक है, वहीं से फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा जो है इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है। रॉकेट का नाम याद रखिएगा, हमने पहले भी आपको बताया है, जिस भी परीक्षण में कोई भी अगर उपग्रह भेजा गया है, कोई मिशन भेजा गया है, सब में रॉकेट का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, प्रक्षेपण किया गया है, तो फॉल्कन 9 रॉकेट का प्रयोग किया गया है। इसमें एक रोवर भी शामिल है जिसका नाम क्या है, राशिद। क्या नाम है, राशिद नाम है। और ये जो है संयुक्त अरब अमीरात का यानी यूएई का जो है ये पहला मिशन होगा, चंद्र मिशन। पहली बार जो है यूएई के द्वारा ये चंद्र मिशन भेजा जा रहा है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला कौन सा है, तो मिशन डियर मून। कौन सा,
मिशन डियर मून, नाम से ही लग रहा है कि चंद्र मिशन है, डियर मून नाम रखा गया है। और ये जो है किसके द्वारा, युसाकु माएजावा के द्वारा जो प्रथम नागरिक चंद्र पर्यटन मिशन हेतु विश्व भर से 10 मशहूर हस्तियों को चयन की घोषणा की गई। यानी कहां के लिए, तो चंद्रमा पर मिशन भेजने के लिए पूरी दुनिया से 10 मशहूर लोगों को जो है चुना जाना है। इसमें एक भारतीय को चुना गया है और इसीलिए मिशन चर्चा में है। वो भारतीय कौन है, इसमें देव जोशी, भारत के एक भारतीय हैं जिनका नाम है देव जोशी, जिनको इसमें शामिल किया गया है, जिस वजह से चर्चा में है। और मिशन डियर मून जो है प्रस्तावित है 2023 में, यानी इसी वर्ष में ये प्रस्तावित है भेजा जाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है PSLV C54, ये फिर से आ गया। यानी PSLV C54 का मतलब है, यहां से आपको समझ जाना चाहिए, अगर नीचे आप ना भी पढ़ें तो यहां से डायरेक्ट आपको, रॉकेट का नाम है PSLV C4 और किसका प्रक्षेपण किया गया है, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 का। इतने से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यहां पर याद क्या करना है। यानी आपके PSLV C54 के माध्यम से जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है उसका प्रक्षेपण किया गया है। कहां से किया गया है ये आपको जरूर देखना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश पे। कहां से, इसका जो प्रक्षेपण है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस, यानी आपका जो स्पेस स्टेशन है यहीं से जो है किया गया है। और ये जो है PSLV के एक्सेल की ये 24वीं उड़ान होगी जिसका सफल परीक्षण किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, सफल इसका परीक्षण किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है, यह सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाओं में स्थापित उपग्रह कौन कौन से हैं, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 और 8 नैनो उपग्रहों को जो है यह जो है एक प्रकार से स्थापित करेगा। ठीक है, ये आपके एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और 6 आपके नैनो उपग्रह हैं जिनको इसमें एक प्रकार से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है जो आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है उसका महत्व क्या है, यानी जो आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है वो, उसके बारे में अगर हम बात करें तो यह जो है एक प्रकार से समुद्र के रंग संबंधी आंकड़ों, समुद्री सतह के तापमान, पवन गति के संबंधित आंकड़ों के बारे में भारत को एक प्रकार से इस जानकारी प्रदान करेगा, महत्वपूर्ण। उसके अलावा और ओशन सेट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का एक उपग्रह है और साथ ही साथ जो है ये आपका एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 है। यानी कहीं पर भी आपको EOS दिख जाए इसका मतलब होता है ये एक प्रकार का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, इसका कार्य क्या है वो हम लोगों ने यहां पर चर्चा किया है। नेक्स्ट हमारा है, अगला है आपका PSLV C54, सेम फिर वही चीजें आपके सामने हैं। हमने आपको जितना बोला है सिर्फ उतना ही याद करना है। क्या है, PSLV C54 के माध्यम से EOS 06 का परीक्षण किया गया है। इसमें और कौन कौन से चीज़ों को याद रखना है, तो आपका INS-2B इसको भी जो है प्रक्षेपित किया गया है। ये क्या है, तो एक प्रकार का INS-2B जो है एक सैटेलाइट है, भारत और भूटान के सानिध्य में इसका निर्माण किया गया। किसके किसके बीच में, भारत और भूटान के द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया है। नैनो उपग्रह है, इसे जो है इंडिया भूटान सैट के नाम से भी जानते हैं, इंडिया भूटान सैट के नाम से जानते हैं। भारत और भूटान के द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट आपका जो है थाई बोल्ट है, यह भी एक प्रकार से जो है आपका उपग्रह है जिसको प्रक्षेपित किया गया है। थाई बोल्ट 1, थाई बोल्ट 2, 2 प्रकार के नैनो उपग्रह इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ठीक है, और इसे जो थाई बोल्ट है ये डिजाइन एवं विकास किसके द्वारा किया गया है इसका, तो ये ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, किसके द्वारा, ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है थाई बोल्ट का विकास किया गया है। यानी 3 चीजों को आपके इसके द्वारा याद रखना है, थाई बोल्ट हो गया, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हो गया, उसके अलावा जो आपका एक और सैटेलाइट है जिसका नाम है INS-2B। इन तीनों चीजों को आप लोगों को याद रखना है कि ये किस प्रकार से किन किन देशों के सहयोग से निर्मित किया गया है और किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। नाम क्या है आपका, विक्रम S। उसके पहले एक दूसरा पॉइंट सबसे पहले देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो है कौन सा है, तो यहाँ पर इसी आपके अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से संबंधित है आनंद। क्या नाम है, आनंद इसका नाम है। और आनंद क्या है, ये एक प्रकार से ये पिक्सलैब के द्वारा जो है तीसरा हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आनंद। ये जो है भू अवलोकन अनुप्रयोगों के लिए जो है इसका प्रयोग किया गया है, निर्मित किया गया है। और साथ ही साथ बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र की ये स्टार्टअप कंपनी पिक्सलैब के द्वारा जो है इसका विकास किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है जो उपग्रह बनाए गए हैं उनका विकास किसके द्वारा किया गया है। जैसे आपका आनंद है तो इसका विकास पिक्सलैब के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है,
और इसके अलावा एक और आपका है एस्ट्रोकास्ट। क्या नाम है? एस्ट्रोकास्ट। ये जो आपका एस्ट्रोकास्ट है क्या है? तो ये 4 एस्ट्रोकास्ट उपग्रहों का भी प्रक्षेपण किया गया है इस मिशन के अंतर्गत में। और एस्ट्रोकास्ट जो आपका है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स हेतु एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह है जिसको प्रक्षेपित किया गया है। इस प्रकार से आपके इस मिशन से संबंधित सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट या सारे उपग्रह कंप्लीट होते हैं जो आपके PSLV C-54 के माध्यम से प्रक्षेपित किए गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। क्या है आपका? तो नेक्स्ट आपका जो है वो है भारत का विक्रम एस, भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान। कौन सा? भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान है, याद रखिएगा। और इसका नाम क्या है? तो विक्रम एस। आपको नाम ऐसे ही याद रखना है, एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा तो यही पूछा जाएगा कि भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान कौन सा है, नाम क्या है उसका? तो विक्रम एस आपके आंसर में होगा। ठीक है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो 18 नवंबर 2022 को विक्रम एस का सफल परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा? तो एक प्रकार से निजी क्षेत्रों के द्वारा डिजाइन एवं निर्मित किया गया है और किसी रॉकेट का भारत से ये पहला प्रक्षेपण है। इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कहाँ से किया गया है? तो इसे जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में है। यहीं से इसको प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से पॉइंट है इससे संबंधित आपके महत्वपूर्ण? तो सबसे पहला पॉइंट आपका याद रखना है, ये भारत का पहला निजी प्रमोचन यान है। दूसरा, इसका विकास किसने किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस कहाँ पर है? हैदराबाद में इसके द्वारा विकास किया गया है। एकल चरणीय ठोस प्रणोदक चालित उपकक्षीय रॉकेट है जिसका द्रव्यमान 545 किलोग्राम और लंबाई लगभग 6 मीटर है। कितनी है? 6 मीटर इसकी लंबाई है। जिसकी गति अधिकतम कितनी है? इसकी जो गति है लगभग 5 मैक से एक प्रकार से कम है। हाइपरसोनिक एक प्रकार से ये आपकी श्रेणी में आती है। और पेलोड क्षमता कितनी है? 83 kg। 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है 83 किलोग्राम के पेलोड को ले जाने के योग्य है, याद रखिएगा। ठीक है। तो ये आपके इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है, विक्रम एस से संबंधित भारत का पहला निजी प्रक्षेपित यान। नेक्स्ट आपका विक्रम एस जो है प्रक्षेपित उपग्रह पेलोड कौन कौन से हैं, यानी इसके माध्यम से कौन कौन से उपग्रह को जो है एक प्रकार से प्रक्षेपित किया गया है। तो याद रखिएगा विक्रम एस जो आपका है इसमें 3 उपग्रह फनसैट, लक्ष्यसैट और क्यूबसैट इनको जो है प्रक्षेपित किया गया है। उसके अलावा 3 ग्राहक इसके कौन कौन हैं? स्पेस किड्स इंडिया चेन्नई, एन स्पेस टेक इंडिया आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ बोजो MQ आर्मेनिया। ये 3 जो है ग्राहक के रूप में इसमें शामिल हैं इस आपके मिशन में। नेक्स्ट हमारा है LVM-3M2 वन वेब इंडिया वन मिशन। कौन सा? वन वेब इंडिया वन मिशन। इससे संबंधित पॉइंट की बात करें, सबसे पहला है GSLV MK3 परियोजना। GSLV MK3 परियोजना है जो 2002 में स्वीकृत की गई थी। एक 3 चरण की परियोजना है और साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वदेश निर्मित प्रक्षेपण यान के माध्यम से 4 टन श्रेणी के उपग्रहों को भूतुल्यकालिक कक्षा में प्रक्षेपित करने की क्षमता का विकास करना। ठीक है। यानी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि भारत के जो 4 टन वाले उपग्रह हैं उनको विशेष तौर पर जो है भूतुल्यकालिक कक्षा में जो है आसानी से उसको प्रक्षेपित किया जा सके, ऐसी क्षमता भारत के पास हो जाना चाहिए। ठीक है। इसीलिए जो है इसका विकास किया गया है। इसका पुनर्नामकरण जो है इसरो के द्वारा किया गया है। नाम क्या है? तो GSLV MK3 के नाम में इसका परिवर्तन है। पुराना नाम क्या था? GSLV MK3 और नया नाम है LVM-3 लॉन्च व्हीकल MK3, नया इसका नाम रखा गया है। ठीक है। तो ये नहीं, पुराना नाम परिवर्तित करके नया नाम इसको दिया गया है। ठीक है। उसके अलावा जो है पहला वन वेब आपका जो मिशन है NSIL अंतरिक्ष विभाग के साथ जो है शुरू किया गया है। किसके साथ? NSIL अंतरिक्ष विभाग के साथ। और जो आपका N आपका कौन सा है? इसके अलावा जो आपके अन्य पॉइंट है उनके बारे में सबसे पहले बात करें तो ये जो आपका मिशन है LVM-3, ठीक है, वर्तमान में आपका बात करें तो 22 अक्टूबर 2022 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है इसका द्वितीय लॉन्च पैड LVM-3 का सफल परीक्षण किया गया है। कितने उपग्रहों को इसने भेजा है? 36। कितने? 36 उपग्रहों को जो है उनकी कक्षा में एक प्रकार से स्थापित किया है, वो भी सफलतापूर्वक, और ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। उसके अलावा मिशन की खास बातें कौन कौन सी हैं? तो ये जो आपका LVM-3 का ये पहला व्यावसायिक मिशन है जिसके माध्यम से 36 वनवेब उपग्रहों को LVM-3 का पहला बहु उपग्रह मिशन है, यानी इसके माध्यम से दुनिया भर के 36 उपग्रहों को जो है उनकी कक्षा में भूतुल्यकालिक कक्षा में जो है स्थापित किया गया है। उसके अलावा पृथ्वी की निम्न कक्षा में LVM-3 का ये पहला प्रक्षेपण है
और लगभग 6 टन वजनी पेलोड के साथ किसी भारतीय रॉकेट की ये पहली उड़ान थी, इसीलिए ये खास बात है इसकी। और LVM-3 के साथ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का ये पहला मिशन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के द्वारा पहली बार ये क्षमता विकसित की गई है अपने देश में। ठीक है, अगला है आपका PSLV C-53 DS अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन। ठीक है, PSLV C आपका, हमने वही सेम चीज़ पहले भी बताया है, सेम चीज़ें वही यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपकी जो PSLV के चौथे चरण PS4 स्टेज का प्रयोग किया गया है। कक्षीय प्लेटफॉर्म के रूप में पहला अवसर है जब PS4 चरण के द्वारा एक स्थिर प्लेटफॉर्म के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा होगी। PSLV जो है 4 चरणीय एक रॉकेट है। इसरो के द्वारा उपग्रहों को स्थापित करने के बाद भी रॉकेट के चौथे चरण को सक्रिय रह करके उसकी उपयोगिता को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है इसरो के द्वारा। उसके अलावा जो है इसमें जो उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं कौन कौन से हैं? पहला है DS अर्थ ऑब्जर्वेशन। ये क्या है? एक प्रकार का ये खटकोणी आकार का भू अवलोकन उपग्रह है जिसका वजन कितना है? लगभग 367 kg है इसरो के अनुसार। और न्यू सार जो आपका है ये क्या है, किस देश का उपग्रह है? तो याद रखिएगा ये सिंगापुर का। कहां से? तो ये आपका एक सिंथेटिक अपर्चर रडार माइक्रो उपग्रह है जिसका वजन है 155 kg। और सिंगापुर की प्रथम स्थानीय रूप से विकसित सिंथेटिक अपर्चर रडार माइक्रोसैट है, याद रखिएगा। उसके अलावा तीसरा जो आपका है स्कूब 1, तीसरा जो है नाम क्या है इसका? तो स्कूब 1 इसका नाम है, याद रखिएगा। और ये इसकी खास बात क्या है? इसे नॉनयॉन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिंगापुर के द्वारा निर्मित किया गया एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह है जिसका वजन है 2.8 kg इसरो के अनुसार, याद रखिएगा। और जूते के डिब्बे के आकार का ये उपग्रह है। किस आकार का है? तो जूते के डिब्बे के आकार का है। और सिंगापुर का पहला हेलियो फिजिक्स मिशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंगापुर का पहला हेलियो फिजिक्स मिशन है। ये 3 आपके जो है उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है। अगला है आपका GSAT-24। नेक्स्ट आपका जो पढ़ना है उसका नाम है GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण। कौन सा? GSAT-24। सारे मिशन में आपको यही 3-4 पॉइंट याद रखना है। GSAT-24 के बारे में अगर बात करें वर्तमान परिप्रेक्ष्य, तो 23 जून 2022 को भारतीय मानक समय अनुसार किसके द्वारा? तो आपका एरियन स्पेस आपका द्वारा जो है एरियन 5 रॉकेट के माध्यम से मिशन VA257 का जो है फ्रेंच गुयाना से कोरू जो आपका स्पेस स्टेशन है वहीं से दक्षिण अमेरिका में जो है वहां से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। ठीक है, उसके अलावा और कौन कौन सी खास बातें हैं इसमें? तो मिशन VA257 जो है ये इसके माध्यम से जो है क्या प्रक्षेपित किया गया है? तो 2 आपके महत्वपूर्ण मिशन, 2 आपके उपग्रह है GSAT-24 और आपका MeSat-3D। इनको जो है भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया गया है 2 महत्वपूर्ण उपग्रहों को। ये दोनों उपग्रह याद रखिएगा। उसके अलावा क्या किया गया है? तो यहाँ पर जो आपका MeSat है ये क्या है? MeSat क्या है? तो MeSat आपका जो है ये एक प्रकार से ये मलेशिया का एक उपग्रह संचालक MeSat का उपग्रह है और एरियन स्पेस स्टेशन के द्वारा जो है प्रक्षेपित मलेशिया का ये चौथा उपग्रह है, याद रखिएगा। ठीक है, एक बहु मिशन दूरसंचार उपग्रह एयर बेस्ड डिफेंस एंड स्पेस के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है जिसे प्रक्षेपित किया गया है। ये 2 आपके महत्वपूर्ण उपग्रह हैं, दोनों आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट आपका जो है GSAT-24 क्या है? तो GSAT-24 जो अभी हमने डिस्कस किया ये एक प्रकार का उच्च गुणवत्ता की टेलीविजन दूरसंचार एवं प्रसारण के लिए जो है एक प्रकार से इसका प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ अंतरिक्ष क्षेत्र सुधार के लिए NSIL का ये पहला मांग प्रेरित उपग्रह मिशन है। तीसरा पॉइंट है एरियन स्पेस के द्वारा प्रक्षेपित ये 25वां भारतीय मिशन है, यानी एरियन स्पेस के द्वारा आज तक जितने भी उपग्रह प्रक्षेपित किए गए उनमें से 25वां ये आपके भारतीय उपग्रह है, याद रखिएगा। जिसका जीवन काल यानी कितने समय तक ये आपका कार्यावधि इसकी रहेगी? तो लगभग 15 वर्षों तक। उसका उद्देश्य क्या है? जिसके माध्यम से देश की जो DTH संचार सेवा है, यानी जो आप लोग टीवी देखते हैं DTH सेवा जो है उसको जो है एक प्रकार से आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। उसके अलावा इसमें आपके निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसरो के द्वारा यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है इसका स्वामित्व किया गया, यानी इसका जो वित्त पोषण है बनाने में जितना खर्च लगा है, संरक्षण है, वो सारा NISL के द्वारा किया गया है। इसका व्यावसायिक उपभोक्ता कौन है? जो मेमर्स टाटा प्ले है। और इसे जो है ये जो आपका है 24 KU बैंड ट्रांसपोर्टरों से युक्त है। तो ये सारे आपके महत्वपूर्ण पॉइंट है जो भारत का एक महत्वपूर्ण उपग्रह है जिसे एरियन से लॉन्च किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ये आपका भारत का पहला अंतरिक्ष विषयक वर्चुअल संग्रहालय। नाम क्या है इसका? स्पार्क।
स्पार्क नाम रखा गया है भारत का पहला अंतरिक्ष विषयक संग्रहालय, जिसमें संग्रहालय का मतलब है वहां पे उस चीज के बारे में जिसके लिए बनाया गया है उसके बारे में जानकारियां प्राप्त होंगी, यानी अंतरिक्ष के बारे में सारी जानकारियां यहां पर मिलेंगी आपको। इसका नाम रखा गया स्पार्क। इसके बारे में सबसे पहले बात करें तो 10 अगस्त को इसरो के द्वारा भारत का पहला अंतरिक्ष विषयक वर्चुअल संग्रहालय को लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसका नाम रखा गया है स्पार्क। एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में इसरो के द्वारा भारत का पहला अंतरिक्ष विषयक संग्रहालय लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, तो उसका नाम है स्पार्क। इतना पॉइंट आपको ध्यान देना है। दूसरा, इसमें जो है नवाचारी माध्यम से, इसमें जो है नवाचारी माध्यम नवादात्मक रूप से विभिन्न इसरो मिशन से संबंधित डिजिटल विषय वस्तु को जो है प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही साथ जो है इसमें प्लेटफॉर्म पर उपलब्धता, इसरो के प्रमोचक रॉकेटों, उपग्रहों, वैज्ञानिकों एवं उनके मिशन से संबंधित जो भी आपके वीडियोज हैं और जो चित्र हैं उनको भी यहाँ पर दिखाया जाएगा इस आपके संग्रहालय में। संग्रहालय का मतलब ही यही होता है कि उनसे संबंधित सारी चीज़ों को साझा किया जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। IIT प्रौद्योगिकी आपका जो मद्रास है ये चर्चा में क्यों है? IIT मद्रास आपका ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इस समय, और इस चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में आपके इस IIT में IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला है भारत का पहला संस्थान बना है। किसमें? IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान। एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन होगा, आंसर होगा IIT मद्रास। दूसरा है विश्व का पहला इंट्राजेनल कोविड-19 वैक्सीन, ये किसने विकसित किया है? तो भारत बायोटेक के द्वारा निर्माण किया गया है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को इसको जो है लगाया जाएगा, और इसको जो है अभी हाल ही में आपका सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी हाल ही में इसको आपातकालीन परिस्थिति में मान्यता दे दी गई है, यानी आपातकालीन स्थिति में जो है इस वैक्सीन का प्रयोग किया जा सकता है, और ये एक प्रकार से विश्व की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है PSLV C52। कौन सा? PSLV C52 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04। सिंपल सा आपको दिख रहा है, यानी PSLV C52 के माध्यम से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 को लॉन्च किया गया। इतना ही आपको ध्यान देना है यहाँ पर। इसके बारे में सबसे पहले बात करें तो कहाँ से, ये आपको ध्यान देना है। पहला पॉइंट, इसकी 54वीं उड़ान है, ठीक है, सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन, यानी कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। उसके अलावा जो है ये आपके कौन कौन से उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04, INS-2TD, और तीसरा है इंस्पायर सैट 1, यानी इसके माध्यम से जो है 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया इसके माध्यम से। सबसे पहला जो आपका है वो कौन सा है? तो आपका सबसे पहला है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04, EOS। कौन सा? EOS 04 सबसे पहला है। EOS 04 के बारे में अगर हम बात करें तो यह क्या है? तो एक सिंपल सी बात है, अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी भू अवलोकन उपग्रह है। इसकी अवधि कितनी है? 10 वर्ष है, और वास्तव में रडार प्रतिबंधित उपग्रह है, रीसैट है, याद रखिएगा। उसके अलावा आपका निर्माणकर्ता कौन है? तो इसका निर्माणकर्ता UR राव उपग्रह केंद्र है। कहाँ से? बेंगलुरु से, ठीक है, बेंगलुरु। और यह सभी मौसमी परिस्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाली छवियां यानी इमेज जो है प्रदान कर सकता है, याद रखिएगा। यानी मौसम जो है भारत में या एक प्रकार से दुनिया में कैसी भी परिस्थितियां हो, कितनी भी आंधी तूफान बाढ़ आती हो, लेकिन हर परिस्थितियों में ये क्लियर इमेज देने की क्षमता रखता है ये जो आपका नया उपग्रह है। अगला है INS-2TD। इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो एक इसरो का एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह है। भारत और भूटान संयुक्त रूप से इसके जो है INS-2B का पूर्ववर्ती है। उसके अलावा पेलोड के रूप में एक थर्मल इमेजिंग कैमरा इसमें लगाया गया है, और परिचालन जीवन काल कितना है इसका? तो केवल 6 महीने। कितना है? केवल 6 महीने इसका कार्यकाल है। और तीसरा आपका कौन सा था? तीसरा है आपका इंस्पायर सैट 1। क्या नाम है? इंस्पायर सैट 1। और इंस्पायर सैट 1 जो है ये आपका एक छात्र उपग्रह है। क्या है? एक छात्र उपग्रह है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, साथ ही साथ तिरुवनंतपुरम, उसके अलावा कोलोराडो विश्वविद्यालय अमेरिका, इन दोनों के सहयोग से मिलकर के जिसको निर्माण किया गया है। और साथ ही में इसमें अन्य आपके जो हैं निर्माण में अन्य सहयोगी जो हैं, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर है, नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ताइवान भी इसमें शामिल है। यानी ये 4 आपके संस्थान हैं जिनके द्वारा मिलकर के इसका निर्माण किया गया है। परिचालन वर्ष कितना है, यानी कितने वर्षों तक जो है कार्य करेगा? तो केवल 1 वर्ष जो है इसका परिचालन कार्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला जो आपका है SSLV की पहली उड़ान। कौन सी?
SSLV की पहली उड़ान है, याद रखिएगा। इसमें SSLV की जो पहली उड़ान है, इसे अभी हाल ही में इसरो के द्वारा प्रक्षेपण यानों की 5 पीढ़ियों का सफलतापूर्वक विकास किया जा चुका है। 5 पीढ़ियां कौन कौन सी हैं, याद रखिएगा। जितने भी आपके प्रक्षेपण यान हैं उनकी अलग अलग 5 पीढ़ियों का विकास किया जा चुका है इसरो के द्वारा। पहला है SLV-3, दूसरा है ASLV, तीसरा है PSLV, चौथा है GSLV और चौथा है GSLV Mk3। 5 अलग अलग श्रेणियों का जो है इसरो के द्वारा विकास किया जा चुका है, जिनके माध्यम से उपग्रहों का प्रक्षेपण काफ़ी बड़े स्तर पर और लंबी दूरी तक किया जा सकता है। इसमें जो आपका नया अभी हाल ही में जो एक प्रकार से SLV लॉन्च किया गया है, SLV का निर्माण किया गया है, ये क्या है, तो एक नवाचारी प्रक्षेपण यान है। मात्र 72 घंटे 72 आवर्स में जो है इसको असेंबल किया जा सकता है। पहला विकासात्मक इसका जो उड़ान है 7 अगस्त 2022 को हुआ था। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन जो आपका श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश से। पहला लॉन्च पैड से ये 2 उपग्रहों को जो है इसने प्रक्षेपित किया था। वो कौन से 2 उपग्रह हैं? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02 और आजादी सैट। 2 उपग्रहों का पहली बार जो है इसके द्वारा प्रक्षेपण किया गया था। नाम है SSLV के द्वारा, ठीक है। और ये जो है मांग आधारित प्रमोशन आधार पर प्रमोशन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो है इसको विकसित किया गया है। इससे संबंधित और कौन कौन से पॉइंट हैं, तो ये जो आपकी इसकी विशेषताएं हैं, SSLV की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। ये जो है आपका 10 से 500 किलोग्राम भार तक के जो छोटे सूक्ष्म नैनो प्रकार के उपग्रह हैं उनको जो है 500 किलोमीटर तक की ग्रही कक्षा में स्थापित कर सकता है। यानी ऐसे उपग्रह हैं जिनका वजन 10 से 500 किलोग्राम है, उनको 500 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जो है इसके द्वारा प्रक्षेपित किया जा सकता है। उसके अलावा ये त्रिस्तरीय त्रिचरणीय रॉकेट सभी चरण ठोस प्रणोदक युक्त होते हैं। STPB यानी हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन आधारित ये प्रणोदक का प्रयोग किया गया है। इसमें याद रखिएगा सबसे ऊपरी भाग जो आपका है VTM यानी वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल युक्त द्रव प्रणोदक पर आधारित है। ये आपका SSLV जो काफी महत्वपूर्ण है। भारत में इस प्रकार से 5 अलग अलग श्रेणियों में भारत के द्वारा प्रक्षेपण यानों का विकास किया जा चुका है। उसके अलावा नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर का इंटरनेशनल लिक्विड मिरर कौन सा? एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर का इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है। किसने किया? सबसे पहला पॉइंट, कब किया गया, उद्घाटन कब किया गया? तो 21 मार्च 2023 को। अवस्थिति कहां पर है? तो इसकी अवस्थिति जो है आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान, आपका इसको ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिसिंग हो गई। आर्यभट्ट प्रक्षेपण आपका विज्ञान शोध संस्थान के देवस्थल वेधशाला परिसर उत्तराखंड में जो है इसको स्थापित किया गया है। उसके अलावा आपका इसमें डिजाइन और निर्माणकर्ता कौन है? तो एडवांस मैकेनिकल और ऑप्टिकल सिस्टम कारपोरेशन और सेंटर स्पेटियल डीलीज दोनों संस्थाएं कहाँ की हैं? तो बेल्जियम की हैं। और इन्हीं दोनों के द्वारा जो है इसका विकास किया गया है, जिसे भारत के उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है अगला जो पॉइंट है कौन सा है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, एक काफी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट यानी दुनिया में कौन कौन से ऐसे देश हैं, कौन से शहर हैं जो प्रदूषण की स्थिति से शीर्ष पर है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कहाँ पर प्रदूषण की स्थिति कैसी है। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन भी बनते हैं। यहाँ पर प्रदूषण की स्थिति का आकलन उस विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पार्टिकल्स के आकार के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले इस रिपोर्ट की बात करें, इसमें कितने देश शामिल हैं? 131 देश शामिल हैं। 131 देशों के 7,323 शहरों को शामिल किया गया है, जिनमें उनके एक प्रकार से पार्टिकल्स के आधार पर कैलकुलेशन की जाती है। उसके अलावा इसमें सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा एक प्रकार से कंट्री है? तो नाम है गुआम। सबसे शीर्ष पर कौन है? तो चाड है, इराक है और पाकिस्तान, ये सबसे शीर्ष देश हैं इस आपके रैंकिंग में। उसके अलावा अगर हम बात करें शीर्ष आपके एक प्रकार से जारी कब किया गया है? तो 14 मार्च को IQ एयर के द्वारा। IQ एयर का संस्थान कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में है, इसी के द्वारा जारी किया जाता है। और सर्वाधिक प्रदूषित राजधानियाँ कौन सी हैं? उसमें हमारी नई दिल्ली भी है। पहले पर कौन है? तो अनजमेना, ये कहाँ पर है? चाड में है। एक प्रकार से सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि पहले स्थान पर नहीं आए हैं, दूसरे पर हैं। नई दिल्ली भारत की जो राजधानी है वह दूसरे स्थान पर है प्रदूषण के मामले में, याद रखिएगा। ठीक है, IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में भारत की राजधानी दूसरे स्थान पर है, जो काफ़ी बुरी अवस्था में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, अगला जो आपका है कौन सा? बेंगलुरु मेथेनॉल मिश्रित से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया है। कहां पर किया गया है? हमारे देश के IT सिटी ऑफ इंडिया, भारत के बगीचे का नाम है, जिसको नाम हम देते हैं बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु की अगर बात करें, इसका अनावरण किया गया है
12 मार्च 2023 को, और ये जो है केंद्र सरकार और नीति आयोग की संयुक्त परियोजना है। नीति आयोग को आपने बताया भी है, भारत का थिंक टैंक कहा जाता है नीति आयोग को, ठीक है। और इसमें कौन कौन शामिल है, तो बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और अशोक लेलैंड, ये 4-5 इसमें 4 लोग शामिल हैं, विशेष तौर पर 4 संस्थाएं हैं। और इसके माध्यम से बेंगलुरु जो आपका मिथेनॉल मिश्रित, यानी एक प्रकार से जो पेट्रोल प्रयोग किया जाता है, डीजल सॉरी जो प्रयोग होता है, उसमें 15% मेथेनॉल का प्रयोग किया गया है। डीजल में कितना, तो 15% मेथेनॉल का प्रयोग किया गया। और इस माध्यम से जो है चलने वाली बसों का शुरुआत कहाँ पर किया गया है, तो हमारे देश में बेंगलुरु में इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर, ये कहां पर, एक प्रकार से इसका शुभारंभ 1 मार्च 2023 को किया गया है। शुभारंभ स्थल कहां पर है, तो कर्णपुरा, उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र आपका लगाया गया है, कहां पर है, झारखंड में सुबह। एक प्रकार से इसकी शुरुआत किसने किया है, तो एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगला आपका है बैंडीकूट, विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट, कौन सा, दुनिया का पहला मैला ढोने वाला रोबोट भी विकसित कर लिया गया है भारत में ही। आपको पता है केरल सरकार के द्वारा जो है इसका अनावरण फरवरी 2023 में किया गया है, किसके द्वारा, केरल सरकार के द्वारा। और इसके साथ ही साथ जो है संयुक्त राष्ट्र के 17 जो सतत विकास जो है सस्टेनेबल गोल हैं, उसके जो है लक्ष्यों में से 9 की पूर्ति की जा चुकी है, किसके द्वारा, केरल के द्वारा। विशेष तथ्य क्या है इसका, तो ये आपका गुरुवायूर सीवरेज परियोजना के तहत शामिल किया गया है। और इसका विकास जेनरोबोटिक्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड केरल के द्वारा किया गया और केरल सरकार के द्वारा जो है इसका संचालन शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, विश्व की आपकी जो पहली सैंड बैटरी है, दुनिया की पहली सैंड बैटरी का निर्माण किया गया है। इसमें अगर आपको कुछ नहीं याद रहता, सिर्फ इतना याद है कौन से देश में विकास किया गया है, काफी है। याद रखिएगा फिनलैंड के द्वारा, किसके द्वारा, जून 2022 में जो है विश्व की पहली सैंड बैटरी कंकानपा शहर जो आपका फिनलैंड है, इसमें विकास किया गया है। इसकी विशेषता क्या है, ये स्टील निर्मित साइलो है, याद रखिएगा, विश्व की पहली सैंड बैटरी। नेक्स्ट हमारा है नियोम। नियोम क्या है, तो ये सऊदी अरब के द्वारा एक स्मार्ट सिटी का निर्माण हो रहा है, हमने आपको बताया भी, किसके द्वारा, सऊदीया के द्वारा। एक ऐसी सिटी बन रही है जिसमें ना तो प्रदूषण होगा, ना तो गाड़ियां होंगी, यानी कार बिल्कुल नहीं होगी, याद रखिएगा इस सिटी में। और इस सिटी का नाम है नियोम, पूर्णतः स्वच्छ ऊर्जा से संचालित होगा, भविष्य का शहर है, नाम नियोम रखा गया है। कौन विकसित कर रहा है, तो सऊदी अरब के द्वारा इसका विकास हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है आपका महत्वपूर्ण मिशन है भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रित परियोजना। कौन सी, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रित परियोजना। शुरुआत कहां पर की गई है, गुजरात में, याद रखिएगा, सूरत में 3 जनवरी 2023 को। इसी सूरत में हमने आपको कई बार बताया भी है कि सूरत में ही आपका भारत की पहली स्टील स्लैग रोड का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो यहीं पर जो है सूरत में ही भारत की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना का शुरुआत किया गया है। अगर इसके बारे में बात करें तो संयुक्त प्रयास किसके द्वारा किया गया है, एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड के द्वारा जो है एक प्रकार से संयुक्त रूप से जो है इसकी शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कौन सा है, तो ये आपका है लिथियम, भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र। आपको पता है भारत में लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है, कहां पर, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो चर्चा में भी है लिथियम वर्तमान में। और भारत का पहला जो लिथियम सेल निर्माण संयंत्र है ये कहां पर स्थापित किया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। कहां पर, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। ये क्वेश्चन तो आपको रट गया होगा जहां तक हम जानते हैं, क्योंकि इसे जो है राष्ट्रीय लेवल में भी हमने चर्चा किया था, ठीक है। उसके अलावा जो है जब इसको एक प्रकार से आपका अंतर्राष्ट्रीय था वहाँ भी हमने शायद चर्चा किया है, डेली करंट अफेयर की क्लास में भी हमने चर्चा किया है, और यहाँ पर भी लगभग 3 से 4 बार रिवाइज हो चुका है ये क्वेश्चन आपका। दृष्टि में भी हमने चर्चा किया ही है, ठीक है। तो किसने विकास किया है, मनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड चेन्नई के द्वारा। और इसकी क्षमता क्या है, तो 270 मेगावाट प्रति घंटा एक प्रकार से इस संयंत्र की जो है क्षमता है, याद रखिएगा। का पहला लिथियम सेल संयंत्र। लिथियम त्रिकोण के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो याद रखिएगा चिली इसके अंतर्गत आता है, अर्जेंटीना है और बोलिविया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा देश जो है लिथियम त्रिकोण में शामिल नहीं है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। और इसमें 3 देश शामिल हैं लिथियम में, चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया। नेक्स्ट आपका है
फ्रंटियर विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर, यानी विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, नाम क्या है? फ्रंटियर, याद रखिएगा। इस तरह ही अगर आपको याद है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है, नाम क्या है? फ्रंटियर है। कौन से देश का है? अमेरिका का है। उसके बाद कौन सा है? तो फुगाकू है। कौन से देश का है? जापान का है। ठीक है, तो फ्रंटियर आपको याद रखना है। टॉप 500 की सूची जो 60वां संस्करण है इसमें सबसे टॉप पर बना है कौन सा? तो फ्रंटियर फुगाकू 15 नवंबर 2022 को जारी किया गया है। और ये जो आपका फ्रंटियर है इसकी विशेषता क्या है? इसे जो है एडवांस माइक्रो डिवाइसेस प्रोसेसर से युक्त बनाया गया है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और विश्व का पहला एक्जा स्केल सुपर कंप्यूटर है, याद रखिएगा। उसके अलावा HP यानी आपका हैवलेट पैकर्ड इंटरप्राइज आर्किटेक्चर के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। रिक ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी USA में इसको स्थापित किया गया है। और साथ ही साथ जो इसकी क्षमता है, इसकी गति है वो कितनी है? 1.102 एक्जाफ्लॉक्स जो है इसकी गति है सुपर कंप्यूटर की, याद रखिएगा। भारत में भी कई सारे सुपर कंप्यूटर हैं जिनके बारे में हमने चर्चा किया। परम श्रृंखलाओं में आते हैं भारत के सुपर कंप्यूटर, जिनमें हमने आपको बताया है परम गंगा आपका IIT रुड़की में स्थापित किया गया है, परम शिवाय IIT BHU में स्थापित किया गया है, परम संगणक आपका IIT कानपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से काफ़ी सारे सुपर कंप्यूटर के बारे में हमने चर्चा किया है। और एक और है, नाम है परम कामरूप। क्या नाम है? परम कामरूप। अगर आप नाम नहीं भी याद रखते हैं, सिर्फ आपको इतना पता है परम कामरूप नाम का कोई सुपर कंप्यूटर है, तो आप नाम से जान सकते हैं कि कामरूप नगर कहाँ पर है, सिटी कहाँ पर है। आसाम में है। कामरूप एक प्रकार से साम्राज्य था असम में, हमने आपको कई बार बताया भी है। और असम के पहले ज्ञात वैज्ञानिक एक ऐतिहासिक राजवंश है कामरूप, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है और स्थापित भी उसी पूर्वोत्तर में किया गया है। और ये पूर्वोत्तर में स्थापित होने वाला पहला सुपर कंप्यूटर होगा, नाम है परम कामरूप। 13 अक्टूबर को इसका जो है उद्घाटन हुआ है। कहां पर? IIT गुवाहाटी में। ठीक है, किसने किया है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र का ये सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लगाया गया है IIT गुवाहाटी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपकी बात करें, अगला जो आपका है सर्वाधिक लिथियम। लिथियम के बारे में अभी हमने चर्चा कर लिया है। अभी आपका लिथियम की खोज की गई है कहां पर? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहां पर? जम्मू कश्मीर में इसकी खोज की गई है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा। और रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में। कहां पर? रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में लिथियम की खोज हुई है, याद रखिएगा। लिथियम के सर्वाधिक उत्पादक देश कौन कौन से हैं दुनिया में? तो ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है, चाइना दूसरे पर है, ब्राजील तीसरे पर, अर्जेंटीना चौथे पर है। और आपका यहाँ पर ब्राजील पहले पर है, दूसरे पर कौन सा है? चिली, तीसरे पर है चाइना, चौथे पर अर्जेंटीना और पांचवें पर है ब्राजील। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत में 5G। भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है। किसकी? भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है। क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है इससे संबंधित? किसके द्वारा? तो भारती एयरटेल के द्वारा जो है भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा को लॉन्च किया गया है और ऐसा करने वाली ये पहली कंपनी है। साथ ही साथ WWW यानी वर्ल्ड वाइड वायरलेस वेब जो है 5G प्रौद्योगिकी के संदर्भ में एक नया वर्ड प्रयोग किया गया है। उसके अलावा इसकी विशेषता क्या है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के विकास पर केंद्रित है। 5G जो है अत्यधिक सक्षम उच्च सक्षम प्रौद्योगिकी के रूप में परिभाषित है और भारत में 5G मोबाइल नेटवर्क सेवा की जो शुरुआत है 1 अक्टूबर 2022 को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 2G इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। कौन सा? 2G एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन। इसका जो उद्घाटन है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत किया गया है और वर्ष 2018 में केंद्र सरकार के द्वारा इसे अधिसूचित किया गया था पहला। उसके बाद इसका सांकेतिक लक्ष्य 2023 तक पेट्रोल में इथेनॉल का जो मिश्रण है वो 20% तक करना था। कब तक? 2030 तक। ठीक है, 2030 तक जो पेट्रोल में इथेनॉल का जो मिश्रण है वो कितने प्रतिशत तक पहुंचाना है? 20%। लेकिन अभी हाल ही में इसके लक्ष्य को कम कर दिया गया है और इसे जो है कब तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का जो लक्ष्य है 2030 से घटा करके 2025-26 कर दिया गया, यानी 25-26 तक 2025 तक जो है इस लक्ष्य को पूरा करना है, ऐसा लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। 2G इथेनॉल संयंत्र के बारे में नेक्स्ट हमारा है इथेनॉल है क्या? इथेनॉल जो है एक प्रकार का प्रमुख जैव ईंधन में से एक है, रंगहीन यौगिक है। इथेनॉल का जो अन्य नाम है एथिल अल्कोहल के नाम से इसको हम जानते हैं और मंड और शर्करा के किण्वन के द्वारा जो है इसका निर्माण होता है। ठीक है, नवीनीकरण एक ऊर्जा है, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो है रासायनिक विलायक के रूप में प्रयोग होता है और कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण, ये तीन महत्वपूर्ण इसके एक प्रकार से उपयोग हैं जिनको आप लोगों को याद रखना है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा है दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहां पर हुआ है, तो याद रखिएगा 10 अगस्त 2022 को इसे पानीपत हरियाणा में, कहां पर, दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है पानीपत हरियाणा में। विशेष कार्यक्रम का जो आयोजन है एक विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर किया गया है। ठीक है। अगला जो आपका पॉइंट है स्काई हॉक, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन। क्या नाम है, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है, नाम क्या है, स्काई हॉक। ठीक है। और ये जनवरी 2023 में इसका जो है एक प्रकार से शुरुआत की गई है। इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, तो इसका विकास स्टार्टअप IG ड्रोन के द्वारा, साथ ही साथ वीर सुरेंद्र शाही यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अगला है उत्तर भारत का पहला औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क। ठीक है। उत्तर भारत का पहला औद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी पार्क है, जिसका एक प्रकार से जो विकास है ये आपका संयुक्त रूप से किसके द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद के द्वारा जो है इसको वित्त पोषित किया गया है। और ये भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। दो लोगों के द्वारा जो है मिलकर इसका विकास किया गया, उद्घाटन किया गया 28 मई 2022 को, किसके द्वारा, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इसे कार्यान्वयन की जो जिम्मेदारी है वो CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान जम्मू को किया गया है। और कहां पर इसकी स्थिति है, तो घट्टी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। यानी भारत का जो पहला प्रौद्योगिकी एक प्रकार से जो पार्क निर्मित किया गया है, औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ये कहां पर निर्मित है, तो घट्टी कठुआ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में इसे निर्मित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है अब तक स्थापित जैव प्रौद्योगिकी पार्क कौन कौन से हैं, यानी अभी तक जो है कई सारे जैव प्रौद्योगिकी पार्क को स्थापित किया जा चुका है, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करें तो सबसे पहला एक है आपका लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। कहां पर, लखनऊ में जैव प्रौद्योगिकी पार्क। दूसरा है जैव प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन केंद्र हैदराबाद तेलंगाना में। तीसरा है TICL यानी टिडको सेंटर फॉर लाइफ साइंसेज जैव प्रौद्योगिकी पार्क चेन्नई तमिलनाडु। चौथा है आपका द गोल्डन जुबली बायोटेक पार्क फॉर वुमेन, कहां पर है, चेन्नई में। जैव प्रौद्योगिकी पार्क प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन केंद्र कहां पर है, गुवाहाटी आसाम में है। नेक्स्ट आपके जो है कौन कौन से हैं, तो इनमें जैव प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन केंद्र कोच्चि केरला में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क एक बेंगलुरु कर्नाटका में स्थापित किया गया है। उसके अलावा औद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी पार्क जम्मू कश्मीर में, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ जैव प्रौद्योगिकी पार्क नया रायपुर छत्तीसगढ़ में। यानी इतने जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो हैं स्थापित किए जा चुके हैं, जिनके बारे में आपको याद होना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अरावली जैव विविधता पार्क भारत का पहला OECM स्थल घोषित किया गया है। OECM का मतलब होता है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है। यानी अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय के रूप में घोषित किया गया है, किसे, तो अरावली जैव विविधता पार्क को। ठीक है। अरावली जैव विविधता पार्क को OECM के रूप में घोषित किया गया है। ये क्या है, तो एक संरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्रभावी रूप से जैव विविधता के यथास्थान संरक्षण में सफल रहने वाले क्षेत्रों हेतु एक संरक्षण वार्ता दर्ज किया गया है, इसको याद रखिएगा। उसके अलावा ये आपका OECM स्थल भारत के पहला जो है कौन सा है, अरावली जैव विविधता पार्क, ये भारत का पहला OECM स्थल है, याद रखिएगा। कहां पर है, तो ये विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर गुरुग्राम में स्थित है। अरावली जैव विविधता पार्क भारत का पहला OECM स्थल घोषित किया गया है। कब, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण दिवस एक प्रकार से संघ के दिवस के अवसर पर इसको जो है घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य, देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। कहां पर है, चित्रकूट में है, याद रखिएगा। कहां पर है, चित्रकूट में, उत्तर प्रदेश में स्थित है, इस वजह से और भी इंपॉर्टेंट है आपका। और ये भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य कौन सा बना है, तो ये आपका स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य जो है कदावुर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य है। उसके अलावा अधिसूचना जारी की गई है 12 अक्टूबर 2022 को, कहां पर, तो ये आपका जारीकर्ता कौन है, तमिलनाडु, करूर एवं डिंडीगुल जनपद में है, तमिलनाडु में। ठीक है। तो दो पॉइंट आपको याद रखना है, कौन कौन सा, पहला भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, और दूसरा है भारत का पहला स्लेंडर रोल जो आपका लोरिस अभ्यारण्य है, कौन सा, भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य जो है ये आपका कहां पर स्थापित किया गया है। ये दो पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अगला पॉइंट कौन सा है, INS मार्मा गोवा भारतीय नौसेना में शामिल, कौन सा, INS मार्मा गोवा को जो है अभी हाल ही में भारतीय एक प्रकार से
शामिल किया गया है भारतीय नौसेना में। तो इसके बारे में संबंधित कौन कौन से पॉइंट हैं? पहला पॉइंट है कब, तो 18 दिसंबर 2022 को नौसैनिक पोत एक प्रकार से कहा मुंबई में इसको आईएनएस मार्मागोवा को भारतीय नौसेना में जो है शामिल किया गया है, एंट्री दी गई है। आईएनएस मार्मागोवा की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो याद रखिएगा इसकी कई सारी विशेषताएं हैं। पहला, इस परियोजना को जो है किसके तहत तैयार किया गया है? तो 15B के अंतर्गत। कौन से? 15B के अंतर्गत जो है इसकी तैनाती की गई है। दूसरा, जलावतरण तिथि कौन सी है? तो 17 दिसंबर 2016 इसको जो है जलावतरित किया गया था। डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? तो वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा, और निर्माण किया गया है मचगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई के द्वारा जो है एक प्रकार से इसका निर्माण किया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करें नीलगिरी तहर परियोजना, कौन सी? नीलगिरी तहर परियोजना। इसे जो है इस परियोजना को 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया है, 2022 से 2027 तक के लिए। ठीक है। प्रतिवर्ष जो है 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और भारत में एक तरह की अपनी पहली परियोजना है, इसी वजह से काफी इंपॉर्टेंट है। 5 वर्षों के लिए संचालित की गई है। इसके अंतर्गत जो है 28 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु के द्वारा अपने जो राजकीय पशु है नीलगिरी तहर के संरक्षण हेतु मंजूरी प्रदान किया गया। यानी ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी हाल ही में ये नीलगिरी परियोजना की शुरुआत की, नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की गई है। कौन से राज्य का ये राजकीय पशु है? तो तमिलनाडु राज्य का राजकीय पशु है, जिसके संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है कौन सा राज्य? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट हमारा है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, भारत का पहला कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज। ठीक है, भारत का पहला कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज काफी इंपॉर्टेंट है। इसको अभी हाल ही में जो है घोषित किया गया है 14 दिसंबर 2022 को, और कार्बन तटस्थ घोषित होने वाला भारत का पहला पावर एक्सचेंज कौन सा बन चुका है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बन चुका है। 2 पॉइंट सिर्फ आपको यहां पर ध्यान देना है। ठीक है, पहला कि कौन सी कंपनी है, तो नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बन चुकी है भारत का पहला कार्बन तटस्थ एक्सचेंज। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आईएनएस वागीर। अभी हाल ही में जो है इसको आईएनएस वागीर को जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसके पहले हमने कई सारे आपको बताए हैं। कलवरी श्रेणी की एक पनडुब्बी होती है, इनमें आपकी लगभग 6 पनडुब्बियों का विकास किया गया है। आईएनएस वागीर है, आईएनएस वागसीर है, आईएनएस आपकी कलवरी है, जो ये सारी श्रेणियां हैं इस आपके भारतीय नौसेना में सबको शामिल किया जा चुका है। और अब आईएनएस वागीर की बारी है। इसको जो है कहां से? तो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत। कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट 75 मचगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया। जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है, और उसी में से एक है कौन सा? आईएनएस वागीर। इसके अलावा भी 5 और आपके हैं, याद रखिएगा, जिनके बारे में हमने चर्चा भी किया है। कौन कौन सी हैं? तो वागसीर है, वागीर है, वेला है, कलवरी है, खंडेरी है और करंज है। सबसे पहले कलवरी बनाई गई थी, फिर आपकी खंडेरी, फिर करंज, उसके बाद वेला, वागीर और वागसीर, यानी इसके बाद एक और आना है, याद रखिएगा। ठीक है। तो कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का विकास किया गया है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? 75, याद रखिएगा। इसके संबंध में कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है? तो एक कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां हैं, डीजल इलेक्ट्रिक है, और फ्रांस की स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियों पर आधारित है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा इसमें इसे मुंबई में भारतीय नौसेना में 5वीं स्टिल्थ पनडुब्बी कौन सा है? आईएनएस वागीर 5वीं है। अभी हमने आपको बताया अभी 6वीं कौन सी है? तो अभी आईएनएस वागसीर 6वीं होगी इसके बाद। ठीक है। तो आईएनएस जो आपके वागीर है ये 5वीं स्टिल्थ पनडुब्बी है, जिसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से संबंधित। नेक्स्ट हमारा है वरुण। ये भारत का पहला यात्री ड्रोन है। ठीक है, यानी एक ऐसा ड्रोन विकास किया गया है जो बड़ा है, जिसमें कोई यात्री आराम से बैठ सकता है इस ड्रोन में। ठीक है, और ये भारत का पहला यात्री ड्रोन होगा, जिसकी एक प्रकार से उद्घाटन हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन, नाम क्या है? वरुण। एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा, भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन विकास किया गया जिसका नाम क्या है? तो नाम है वरुण। ठीक है। उसके अलावा इसके संबंध में अगर हम बात करें तो ये जो आपका पायलट रहित ड्रोन है, इसकी विशेषताएं क्या है? रिमोट द्वारा संचालित होगा, एक व्यक्ति को ले जाने में सक्षम है, और साथ ही साथ 4 ऑटो पायलट मोड युक्त हैं, 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम होगा। यानी इस पे एक व्यक्ति बैठ करके 25 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है इस ड्रोन के माध्यम से, ये इसकी क्षमता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है अगला, इसकी विशेषताएं क्या है? तो एक स्वायत्त मल्टीकॉप्टर ड्रोन है, एक यात्री को वहन करने में सक्षम है। इसका विनिर्माण की अगर बात करें तो सागर डिफेंस इंजीनियरिंग पुणे, नौसेना के डीएसआर
और नेवल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल, यानी इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से जो है इसका विकास किया गया है। भारत के पहले ड्रोन का नाम है वरुण। उसके अलावा अन्य कौन कौन से पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ड्रोन के दृष्टिकोण से, तो याद रखिएगा केंद्र सरकार के द्वारा ड्रोन आयात की नीति अधिसूचित की गई है। कब? 9 फरवरी 2022 को। भारत का पहला ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के कहां पर खोला जाएगा? ग्वालियर में। यहां पर यह पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोले जा रहे हैं। एक आपका होगा ग्वालियर में, दूसरा होगा भोपाल में, तीसरा होगा इंदौर में, चौथा होगा सतना में और 5वां होगा आपका जबलपुर में। कितने स्कूल होंगे? तो 5 ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश में ओपन किए जा रहे हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और भारत ड्रोन महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में जो है भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है अग्नि 4 है आपका, इसका सफल परीक्षण किया गया है अग्नि 4 का। ठीक है। अग्नि 4, 5, 6 सारी जो है लाइन से लगे हुए हैं श्रेणियों में। ठीक है। तो अग्नि 4 का जो है यहाँ पर सफल परीक्षण हुआ है किसके द्वारा? सबसे पहले तो ये आपका जो है ठोस ईंधन प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित होता है। इसके अलावा 8वां परीक्षण है ये आपका अग्नि 4 का, सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस। कभी कभी सतह से सतह ना लिख करके सरफेस टू सरफेस लिखा रहता है, तो समझ जाइएगा सरफेस टू सरफेस का मतलब है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और यह पुनर्प्रवेश उष्मा कवच मिसाइल को 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को सहन करने में सक्षम बनाया गया है इस मिसाइल को, जिसकी मारक क्षमता कितनी है? लगभग 4000 किलोमीटर। यानी भारत जो है अब 4000 किलोमीटर दूरी तक के अपने शत्रुओं को अपने रेंज में ला सकता है, याद रखिएगा। यानी पूरा एक प्रकार से ना सही तो कम से कम आधा चाइना तो इसके अंतर्गत आ ही गया है। 4000 किलोमीटर की इसकी क्षमता है। उसके अलावा जो है इसका एक प्रकार से जो परीक्षण है वो कहाँ पर किया गया है? तो ओडिशा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो आपका यहीं से नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया है। एक बार कमेंट में आंसर करके आप लोग जरूर बताइएगा कि जो डॉक्टर एपीजे कलाम अब्दुल द्वीप है ये इसका पहले नाम क्या था? ये तो अभी नया नाम इसका रखा गया, इसका पहले नाम क्या था? एक बार सारे लोग कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रलय, भारत की नई मिसाइल। नाम क्या है? तो प्रलय। नाम ही प्रलय है तो फिर काम कैसा होगा? प्रलय भारत की एक नई मिसाइल है, याद रखिएगा। और इसका जो है 22 से 23 दिसंबर 2021 को डीआरडीओ के द्वारा प्रलय मिसाइल का एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर जो है इसका उड़ान परीक्षण किया गया है ओडिशा में, याद रखिएगा। इसके बारे में अगर हम बात करें इस आपकी मिसाइल के बारे में, सबसे पहला ये मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च होने वाली एक मिसाइल है। दूसरा सामरिक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली मिसाइलें सतह से सतह पर मार करती है। नेक्स्ट आपका है ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर और कई नई प्रौद्योगिकी द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। केवल पारंपरिक युद्ध शीर्ष को वहन करने हेतु डिजाइन किया गया है और इसकी मारक क्षमता कितनी है? लगभग 150, कम से कम 150 और अधिकतम 500 किलोमीटर तक की इसकी क्षमता है मारक। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है अगला जो पॉइंट है, जीवन विज्ञान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष बनाया गया है। किसके लिए? जीवन भंडार के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय कोष का निर्माण किया गया है और ये 10 नवंबर 2022 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसमें क्या खास बातें हैं? इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? तो फरीदाबाद हरियाणा में जो है जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र जो है, जैव प्रौद्योगिकी का जो केंद्र है वहीं पर इसका निर्माण किया गया है। और इसमें इसका डाटा जो है डिजास्टर रिकवरी स्थल नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। ठीक है। अगला जो आपका है ये क्या है? धौलेरा। धौलेरा कहाँ पर है? तो जापान, एक प्रकार से गुजरात का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी है। गुजरात का एक शहर है। भारत के पहले सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना की गई है। ठीक है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है? धौलेरा, गुजरात में। और ये जो है किसके द्वारा लगाया गया है? वेदांता समूह के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन ताइवान के इन दोनों के संयुक्त उद्यम से, यानी वेदांता ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन कहाँ की है? तो ताइवान के, दोनों के संयुक्त रूप से सहयोग से इसका निर्माण किया गया है धौलेरा, गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उपग्रह प्रक्षेपण यान मिशन 2023। नाम क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे देश के मिसाइल मैन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। प्रक्षेपण तिथि 19 फरवरी। कहाँ से? तो पट्टीपुलम गांव, कहाँ है? तमिलनाडु में है, याद रखिएगा, पट्टीपुलम गांव। यहीं से जो है इसको प्रक्षेपित किया गया है। किसके द्वारा?
ये आपका जो है दो महत्वपूर्ण संस्थान हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन प्लस स्पेस जोन इंडिया चेन्नई, दोनों के संयुक्त उद्यम से जो है इसको एक प्रकार से इसका प्रक्षेपण किया गया है। इसके बारे में विशेष तथ्य क्या है, तो एक छात्र उपग्रह है, यानी छात्रों के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। इसके तहत 150 PICO उपग्रह डिजाइन प्लस निर्माण किया गया है, याद रखिएगा इस आपके विशेष मिशन के तहत। उसके अलावा इसका नाम क्या है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उपग्रह प्रक्षेपण यान मिशन 2023। इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मिशन की सफलता गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इन सभी के द्वारा जो है इसको मान्यता प्रदान किया गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत का एक ऐसा मिशन जिसको लगभग सारे रिकॉर्ड जो है प्राप्त हुए हैं, गिनीज बुक, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है MF हाइड्रा। ये क्या है, MF हाइड्रा? तो ये विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका है, फेरी सेवा है, इसकी शुरुआत की गई है किसके द्वारा, तो नॉर्वेजियन कंपनी नॉरलैंड के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है 31 मार्च 2023 को। अगला है आपका कौन सा, IHCI। IHCI ये क्या है, तो ये भारत का एक उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल है जिसका नाम है IHCI। ये 5 वर्षों के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। कब, नवंबर 2017 में इसको लॉन्च किया गया था और 2022 में आपका UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स एंड द स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड से जो है इसको पुरस्कृत किया गया है और इसीलिए वर्तमान में ये चर्चा में है, नाम है IHCI। नेक्स्ट है चक्रवात मेंडस। कौन सा, एक महत्वपूर्ण चक्रवात आया है मेंडस। अभी इसके पहले हमने चर्चा किया था एक चक्रवात जिसका नाम था गैब्रियल, कहाँ पर आया था, न्यूजीलैंड में। ठीक है, ये आपका है चक्रवात मेंडस। ये चक्रवात जो है ये कब आया है, 9 दिसंबर 2022 को भारत के पूर्वी तट पर टकराया है, बंगाल की खाड़ी से एक प्रकार से उत्पन्न हुआ था। भारतीय मौसम विभाग के द्वारा गंभीर चक्रवात की श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। नाम क्या है, तो चक्रवात मेंडस, यानी इसका अर्थ क्या होता है, खजाने का पिटारा। यानी आपको हमने इसके पहले बताया भी है कि जितने भी चक्रवात होते हैं डियर, उन सबका कुछ ना कुछ नाम रखा जाता है और नाम किसके द्वारा रखा जाता है, तो इसी भारतीय क्षेत्र में जितने भी हिंद महासागर और अरब सागर के जो देश हैं उनको शामिल किया गया है, जिनमें वर्तमान में देशों की संख्या लगभग 13 है। यानी 13 देशों के द्वारा अलग अलग 10 प्रकार के नाम दिए जाते हैं और क्रम से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उन देशों को क्रम में रखकर उनका नाम बार बार जो है जितने चक्रवात आते हैं क्रम से एक एक नाम उनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अगला है आपका कौन सा, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्पिन। कौन सा, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्पिन। 6 दिसंबर 2022 को जो है इसरो प्लस सोशल अल्फा के बीच में जो है एक समझौता, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। किस लिए, तो अंतरिक्ष उद्योग में स्टार्टअप प्लस SME हेतु सार्वजनिक निजी क्षेत्र का एक सहयोग के लिए जो है ये समझौता किया गया है, याद रखिएगा। अगला है आपका मार्च 2023, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अजरबैजान और ताजिकिस्तान को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आपके एग्जाम में। निम्न में से कौन से देश को अभी हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, नाम क्या है, अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। किसने, तो WHO के द्वारा घोषित किया गया है। और एक बार कमेंट में आंसर करके बताइएगा कि WHO के वर्तमान में हेड कौन है, चर्चा में रहे पूरे कोविड काल में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो है आपका महेंद्रगिरी पहाड़ी, इसको भी जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। कौन सा, जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। जैव विविधता विरासत स्थल भारत में कितने हैं, 40 हैं। विश्व विरासत स्थल भारत में कितने हैं, 40 हैं, याद रखिएगा, दोनों 40 हैं। और 25 नवंबर 2022 को ओडिशा सरकार के द्वारा अधिसूचना के माध्यम से महेंद्रगिरी जो पहाड़ी है इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट बन चुका है ये आपका। अब यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है महेंद्रगिरी पर्वत की ऊंचाई कितनी है, कौन से पर्वत का शिखर है, ये सारे पॉइंट आप लोग जरूर एक बार देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है अगला पॉइंट कौन सा है, नेक्स्ट आपका एक अभ्यारण्य, तराई हाथी अभ्यारण्य। ये तराई हाथी जो अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का चौथा हाथी अभ्यारण्य बन रहा है, सॉरी ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में एक प्रकार से स्थापित किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में इसके पहले जो है एक हाथी अभ्यारण्य और है और इस प्रकार से ये दूसरा हाथी अभ्यारण्य। 4 आपके जो है टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो याद रखिएगा टाइगर रिजर्व 4 हैं। अभी हमने एक डिस्कस भी किया आपका चित्रकूट में, वो चौथा बना है। लेकिन हाथी अभ्यारण्य की बात करें तो ये आपका दूसरा
उत्तर प्रदेश का जो है दूसरा हाथी अभ्यारण्य बनने वाला है, जिसका नाम है तराई हाथी अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभ्यारण्य होगा। कहाँ पर इसका विस्तार है? तो लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, शाहजहांपुर, ये 4 एक प्रकार से जिलों में इसका विस्तार होगा इस हाथी अभ्यारण्य का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला हाथी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश हाथी अभ्यारण्य जो है इसका पहला अभ्यारण्य है, दूसरा बना है तराई। ठीक है, इस प्रकार से दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि हाथी अभ्यारण्य कितने हैं और टाइगर अभ्यारण्य कितने हैं, क्योंकि दोनों अभी हाल ही में एक एक बने हैं, इस वजह से चर्चा में है। नेक्स्ट आपका है पहला युद्ध अभ्यास। कौन सा? प्रथम युद्ध अभ्यास वर्ष 2023। प्रथम युद्ध अभ्यास है, नाम क्या है? कोबरा वॉरियर। किसके बीच होता है? तो ये आपका एक प्रकार से बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? तो वेडिंगटन एयरफोर्स बेस ब्रिटेन में इसका आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। देखिए दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा आपका एक बोल्ड कुरुक्षेत्र जो आपका है, कौन सा? बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये किसके बीच होता है? तो ये भारतीय सेना और सिंगापुर की सेना के बीच में, यहाँ पर जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर संपन्न हुआ है। तीसरा है एक आपका ट्रोपेक्स युद्धाभ्यास। ये भारतीय नौसेना का अभ्यास है, भारतीय नौसेना के द्वारा ही किया जाता है और इसको जो है आयोजित किया गया है हिंद महासागर क्षेत्र में। ठीक है, हिंद महासागर क्षेत्र में जो है पूरी तरीके से ट्रोपेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास, ये एक प्रकार से बहुपक्षीय है और कहाँ पर आयोजन हुआ है? यूएई में आयोजन किया गया है। फ्रिंजेक्स मार्च, आपका मार्च 2023 में होने वाला है। फ्रिंजेक्स कहाँ पर हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच में, और हमने आपको बताया भारत और फ्रांस के बीच इसके पहले भी गरुण वरुण और शक्ति युद्धाभ्यास भी होते हैं। उसके अलावा आपका है अभ्यास डस्टलिक। डस्टलिक किसके बीच होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। जो मध्य एशियाई देश हैं उनमें आपके उज्बेकिस्तान भी है, आपका तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उनके साथ भी भारत युद्धाभ्यास करता है। जैसे कजाकिस्तान के साथ काजिंद युद्धाभ्यास होता है। ठीक है, किर्गिस्तान के साथ भी आपका खंजर युद्धाभ्यास होता है, तो उनको भी आप लोग याद रखिएगा। ये कहाँ पर हुआ है? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजन किया गया है और फ्रिंजेक्स आपका जो हुआ था वो तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था। नेक्स्ट आपका है भारत एवं जापान के मध्य में एक युद्धाभ्यास है जिसका नाम है धर्म गार्जियन। जापान के बीच भी 4 युद्धाभ्यास होते हैं भारत और जापान के बीच। जापान के बीच, भारत के बीच में एक आपका वीर गार्जियन, दूसरा धर्म गार्जियन, तीसरा होता है शेन्यू मैत्री युद्धाभ्यास होते हैं, जाइमेक्स होता है। ये 4 आपके महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हैं जो भारत और जापान के बीच में आयोजित होते हैं। एक आपका है ला पेरोश, ये आपका कहाँ पर हुआ है? तो एक बहुपक्षीय द्विवार्षिक नौसेना अभ्यास है जिसका आयोजन किया गया है हिंद महासागर क्षेत्र में। ठीक है, शेन्यू मैत्री अभी आपको हमने बताया भारत और जापान के बीच में। धर्म गार्जियन के साथ में इसका आयोजन किया गया है शेन्यू मैत्री युद्धाभ्यास। अभ्यास आपका कौन सा है? एम्फेक्स ये का युद्धाभ्यास है और ये भारत की तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा समन्वित अभ्यास है। यानी भारत की थल सेना, जल सेना, वायु सेना तीनों समन्वित रूप से जो है इसमें शामिल होती हैं, तीनों एक साथ रूप से इसमें युद्धाभ्यास में भाग लेती हैं। और कहाँ पर हुआ है? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में पहली बार इसका आयोजन किया गया है इस आपके महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास का। ठीक है, उसके अलावा अन्य पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट आपका है कौन सा? भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया। भारत में पहली बार जो है LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट IIT हैदराबाद, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के शोधकर्ताओं के द्वारा जो है अभी हाल ही में मानवदाता कॉर्नियल ऊतक से जो है 3D प्रिंटेड कॉर्निया को विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकास किया गया? ये 2 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद में जो है आपका IIT हैदराबाद और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दोनों के सहयोग से जो है इसको विकसित किया गया है, जिस वजह से ये अभी हाल ही में चर्चा में है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया विकसित है। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो ये आपका जो है इसकी उद्घाटन की गई है 28 नवंबर को। कहाँ पर? तो उद्घाटन हुआ है अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। भारत का पहला निजी अंतरिक्ष आपका रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है। स्थापना कहाँ पर आपका किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा में। इसकी विशेषता क्या है? तो इस लॉन्च पैड से अग्नि बाण रॉकेट को लॉन्च करने की योजना है। एक प्रकार से नई रॉकेट लॉन्चिंग सुविधा विकसित की जा रही है भारत में, जिसका नाम है अग्निबाण। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अग्निबाण के बारे में डिटेल से जो है आपके दृष्टि के बुक में डिस्कस किया गया है और हमने अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास में भी अग्निबाण के बारे में पूरी डिटेल के साथ चर्चा किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है INS विक्रांत, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
क्या नाम है, तो आईएनएस इसका विक्रांत। इसके पहले आईएनएस विराट था, जिसको जो है एक प्रकार से डीकमीशन कर दिया गया है, हटा दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसके बारे में सबसे पहले बात करें तो एडमिरल गोड्सकुवा रूस का एक विमान वाहक पोत है, जो आईएनएस विक्रमादित्य के नाम से जो है 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था किसका, रशिया का। रशिया ने किसको दिया था, भारत को। नाम क्या था उसका, जिसका नाम था एडमिरल गोड्सकुवा। रूस का एक विमान वाहक पोत था, याद रखिएगा, जिसका नाम था आईएनएस विक्रमादित्य। 2013 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। लेकिन जो आईएनएस विक्रांत है, इसे 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया, और देश का ये पहला जो है स्वदेशी विमान वाहक पोत है, यानी देश के अंदर बनाया गया, भारतीयों के द्वारा बनाया गया विमान वाहक पोत है, याद रखिएगा। इसे जो है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। साथ ही साथ कब, तो 28 जुलाई 2022 को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारतीय नौसेना को प्रदान किया गया है। आईएनएस विक्रमादित्य जो आपका, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। ठीक है, जलावतरण इसका कब किया गया था, तो 2013 में किया गया था। किसने दिया था, तो रशिया के द्वारा दिया गया था। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है आपका भारत के समुद्री इतिहास में निर्मित अब तक का सबसे विशाल युद्धपोत। ठीक है, अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है, याद रखिएगा, जिसमें पूर्ण विस्थापन लगभग कितने टन का है, तो लगभग 43,000 टन का ये विशाल है, याद रखिएगा। अब तक का सबसे विशाल है। नाम क्या है, आईएनएस विक्रांत इसका नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रचंड। ये एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, यानी लाइट वेट हेलीकॉप्टर इसको कहते हैं। ठीक है, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसको अभी हाल ही में जो है ये 2 शक्ति इंजनों के द्वारा संचालित होगा। इसको विकास किसने किया है, तो HAL, यानी याद रखिएगा, जितने भी लाइट वेट हेलीकॉप्टर जितने ज़्यादातर बनते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के द्वारा जो है उनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो है इसकी रेंज कितनी है, तो लगभग 550 किलोमीटर की है। पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तेजस भी आपका है, हमने बताया भी है, तेजस वो भी आपका लाइट वेट हेलीकॉप्टर है। उसके अलावा जो है ये जो है हवाई युद्ध क्षमताओं से शक्तिशाली जमीनी हमले में सक्षम है। साथ ही साथ इसका जो विकास और डिजाइन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है, HAL के द्वारा किया गया है। और इसे 3 अक्टूबर 2022 को प्रचंड हेलीकॉप्टर को जो है भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है, और इस प्रकार से ये भारत का हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर बन गया है। नाम क्या है, प्रचंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी इन सारी चीज़ों से आप देख सकते हैं कि भारत ने वर्तमान में अपने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को काफ़ी हद तक जो है बढ़ा लिया है। यानी दूसरे देशों से जो हथियारों की खरीदारी है उनमें भारत ने काफ़ी कमी की है, क्योंकि हमने आपको सिप्री की रिपोर्ट भी पढ़ाया था। सिप्री की रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि भारत ने वैश्विक में जितनी भी आयात होती है एक प्रकार से हथियारों की, उनमें 11% की कमी की है भारत के द्वारा। लेकिन फिर भी भारत आयात करने के मामले में दुनिया में आज टॉप पर है। यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा आयात करने वाला हथियारों का देश कौन सा है, तो नाम है भारत। ठीक है, भारत के 75 रामसर स्थल एक प्रकार से आर्द्र भूमियों से संबंधित है, और आर्द्र भूमि दिवस आपको पता है 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। कई बार जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है कि आपका आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। साथ ही साथ जो ये आपका रामसर है वो क्या है, तो ईरान का एक सिटी है, जहां पर 1971 में पहली बार ये फैसला किया गया था, हस्ताक्षर हुआ था 1971 में, प्रभावी हुआ था 1975 में, इस प्रकार की आर्द्र भूमियों पर संरक्षित करने के लिए। यानी दुनिया में जो आर्द्र भूमियां हैं उनको संरक्षण किया जाएगा इसी रामसर साइट के माध्यम से। इसी प्रकार से इसकी शुरुआत होती है 1975 में। हस्ताक्षरकर्ता देश कितने हैं, तो 172 हैं। वर्तमान में भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है, 75 है। ठीक है, कितने हैं, तो याद रखिएगा वर्तमान में 2022 में 13 अगस्त तक 11 नई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल में सूची में शामिल किया गया है, और इस प्रकार से भारत में वर्तमान में संख्या कितनी है, 75। 11 नई जो आर्द्र भूमियां इसमें शामिल हुई हैं वो कौन कौन सी हैं, वो चर्चा में है। सबसे ज़्यादा इसमें तमिलनाडु से हैं, याद रखिएगा। इस प्रकार से वर्तमान में पूरे भारत में सर्वाधिक जो आर्द्र भूमियों की संख्या है वो तमिलनाडु में हो चुकी है। सबसे पहले कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तमिलनाडु में 4 शामिल की गई हैं। तमिलनाडु से कौन कौन सी है, वडुवूर पक्षी अभ्यारण्य, अवस्थिति कहाँ है, नीदामंगलम तालुक जो आपका है, दूसरा है चित्रांगुदी, तीसरा है कंजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य, ये भी आपका है, चारों तमिलनाडु में है, और चौथा है सुचिंद्रम थिरुरु वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चारों आपके तमिलनाडु में हैं। उसके अलावा 3 आपके हैं कहाँ पर, ओडिशा में, तंपारा झील है, हीराकुंड जलाशय है और अंशुपा झील है। तीनों की अवस्थिति कहाँ है,
तीनों आपके ओडिशा में हैं। 2 आपके जम्मू कश्मीर से हैं। कौन कौन से हैं? हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व, दूसरा है आपका सालबुम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व। ये दोनों आपके कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। एक आपका मध्य प्रदेश में है, नाम है जसवंत सागर इंदौर में, ठीक है। और एक है महाराष्ट्र में, थाने क्रिक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य है, ये आपका मुंबई उपशहर डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा। एक ही आपका महाराष्ट्र में, यानी जो 11 नए शामिल किए गए हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 11 नए रामसर साइट जो शामिल किए गए हैं उनमें सर्वाधिक किस राज्य से हैं? तो तमिलनाडु से, ठीक है। भारत में जो है सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पर हो चुके हैं? अभी हमने आपको बताया अभी तमिलनाडु। इसके पहले जब आपके ये सारे 11 घोषित नहीं किए गए थे, इसके पहले कौन सा राज्य था? तो उत्तर प्रदेश था, लेकिन अब हो गया है तमिलनाडु। तमिलनाडु के पश्चात सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ में है? उत्तर प्रदेश में है। और भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश में रामसर साइट की संख्या भी 75 हो चुकी है। संयोग देखिए 75 हो चुकी है, याद रखिएगा। भारत में रामसर साइट का एक बार आपको मैप दिखा दें, ठीक है, आसानी से आप लोग समझ जाइएगा। मैप में जो आपके रामसर साइट हैं उनको बताएंगे नहीं, क्योंकि बताएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको आप देख सकते हैं। ये भारत के आपके से जितने भी रामसर साइट है आप इनको समझ सकते हैं, ठीक है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में आपका आसन, उसके अलावा आसाम में आपका दीपोरबील है, मणिपुर में है एक आपका लोकटक है, मिजोरम में है पाला, त्रिपुरा में है रुद्रसागर, वेस्ट बंगाल में है पूर्वी कोलकाता और सुंदरबन, कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। और आंध्र प्रदेश में आपका कोलेरू है, कर्नाटका में है रंगनथिट्टू, गोवा में एक है नंदा झील, राजस्थान में शांभर और केवला। तो ये सारे महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। हरियाणा में आपका है भिंडवासा वन्यजीव, सुल्तानपुर आपके दोनों कहाँ पर है? हरियाणा में है। तसो मुरारी और तसोकर कहाँ पर है? तो आपका लद्दाख में है, ठीक है। तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे तो आपको यहाँ पर नहीं बताए गए हैं, टोटल 75 हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में तो चर्चा ही नहीं की गई है, लेकिन ये आपके इंपॉर्टेंट है जिनको आप लोग याद रख सकते हैं, आपके लिए ज़रूरी है। उसके अलावा जो है आपके अन्य जो बड़े स्थल हैं, यानी ये तो छोटे छोटे राज्य हुए, छोटे छोटे राज्यों में जहाँ पर 1 और 2 जो हैं एक प्रकार से रामसर स्थल थे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एक एक राज्यों की बात कर लेते हैं ताकि आप लोग समझ भी सके उनको, ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर शुरुआत करते हैं इस प्रकार से गुजरात से। गुजरात में 4 हैं आपके, कौन कौन से हैं? नल सरोवर, थोल झील, वनवाधा और खिजड़िया, कहाँ पर है? 4 आपके हैं गुजरात में। 3 आपके हैं महाराष्ट्र में, नांदूर, लोनार और थाड़े क्रिक। केरल में कितने हैं? तो 3 है, वेम्बनाद, अष्टमुडी और आपका सस्थाम कोटा। उसके अलावा जो है आपका ये आपका केरला में है, कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हमने आपको बताया अभी तक सर्वाधिक आपके हो चुके हैं, कहाँ पर? तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी समुद्री जीव मंडल, पॉइंट कैलिमियर वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य, उसके अलावा उदिया मार्थ आपका नदापुरम पक्षी अभ्यारण्य, कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य है। उसके अलावा आपका कौन सा है? करिकल पक्षी अभ्यारण्य है, वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य है, वेम्बनूर है, वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। उसके अलावा आपका पिचवरम मैंग्रोव है, कल्ली आपका पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट है, वेल्लोड पक्षी अभ्यारण्य है, कुंथन कुलम पक्षी अभ्यारण्य है, चित्रांगुदी पक्षी अभ्यारण्य है, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है और वडुवूर पक्षी अभ्यारण्य है। ये सारे आपके कहाँ पर हैं? ये आप देख सकते हैं, सब आपके तमिलनाडु में हैं। वर्तमान में संख्या इनकी लगभग 14 है। कितनी है? आप काउंट भी कर सकते हैं, 4 इधर हैं, 7 ये हैं और ये आपके हैं टोटल 7। और वर्तमान में संख्या कितनी है? 14 हैं तमिलनाडु में। यानी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है, कितनी संख्या उनकी? तो 14 है, ठीक है। ये देखिए, ये विदित है कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या तमिलनाडु में कितनी है? 14 है। उसके अलावा अगर बात करें तो आपका ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। कितने हैं? तो 10 उत्तर प्रदेश में, जो दूसरे स्थान पर है रामसर साइट के मामले में, जिसमें ऊपरी गंगा नदी, हैदरपुर आर्द्रभूमि, बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य, सूर सरोवर, ये रिसेंटली घोषित किया गया, याद रखिएगा, सूर सरोवर, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज और सरसई नवर झील, ये सारे उत्तर प्रदेश से हैं। इनको याद करना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, यूपीपीसीएस का एग्जाम है, तो हो सकता है वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएं कि निम्न में से रामसर साइट जो है आपका कौन से जिले में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे नाम आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसके अलावा आपका जो है जम्मू कश्मीर में ये 5
कौन कौन सा है? वुलर झील, हुकेरा आर्द्रभूमि, सुरिनसर मानसर झील, हाइगर आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व, सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व। उसके अलावा पंजाब में भी आपके कितने हैं? 6 हैं। व्यास संरक्षण रिजर्व, हरिके झील, रोपड़, केशवपुर, मियानी सामुदायिक रिजर्व, कांजली, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके अलावा मध्य प्रदेश में आपके कितने हैं? 4 हैं। भोज, सांख्य, सिरपुर आर्द्रभूमि और यशवंत सागर। उड़ीसा में कितने हैं? तो उड़ीसा में 6 हैं। चिल्का, सतकोशिया, भितरकनिका, तंपारा, हीराकुंड और अंशुपा। ये तो अभी आपका अभी हाल ही में घोषित किया गया, हमने बताया भी, हीराकुंड जो आपका है। उसके अलावा कौन कौन से हैं? तो आपके हिमाचल प्रदेश में 3 हैं। पोंग बांध झील है, चंद्रताल आर्द्रभूमि है और रेणुका आर्द्रभूमि है। ये सारे आपके महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियां हैं अलग अलग राज्यों में, ठीक है, जिनके बारे में आप जान सकते हैं और वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, उत्तर प्रदेश में जो 10 हैं आपके वहां से बन सकते हैं, या फिर जो नई आर्द्रभूमियां अभी 11 घोषित की गई हैं वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। 75 पूरे याद करने की आपको जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अब है आपका बात करते हैं मंकी पॉक्स, एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल। एक नई बीमारी है जिसका नाम है मंकी पॉक्स। लगातार बीमारियों का ही काल आप लोग देख रहे हैं, कोरोना बीमारी हो गया, फिर मंकी पॉक्स हो गया, निपाह वायरस हो गया, ठीक है। वायरसों की श्रृंखला बढ़ती जा रही हो, लगता है आने वाले समय में व्यक्तियों से ज़्यादा वायरस होंगे। और यहाँ पर जो है एक और वायरस की चिंता है, मंकी पॉक्स। ये जो मंकी पॉक्स जो रोग है, ये मंकी पॉक्स विषाणु के संक्रमण से होने वाला एक दुर्लभ रोग है। जूनोटिक है, यानी जानवरों से फैलने वाला एक रोग है। पशुओं से ये मनुष्यों में प्रसारित होता है। एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी प्रसारित हो सकता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी इसका विस्तार हो सकता है। इसका लक्षण क्या है? स्मॉल पॉक्स के लक्षणों से मिलते जुलते, ठीक है। स्मॉल पॉक्स जो बीमारी आप लोग जानते हैं उसी से मिलता जुलता लक्षण होता है इसके मंकी पॉक्स के, याद रखिएगा। इसमें कौन सा विषाणु इसमें एक प्रकार से असर करता है? तो उसका नाम है पॉक्स विरिडे। परिवार का जो नाम है आर्थोपॉक्स वायरस प्रजाति का सदस्य होता है। इसका नामकरण सबसे पहले 1958 में सीरम इंस्टीट्यूट कोपेनहेगन के द्वारा किया गया था। बंदरों की आबादी में इस या जो एक प्रकार से रोग सर्वाधिक मात्रा एक प्रकार से पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है? मंकी पॉक्स, ठीक है। इसका नामकरण जो है मंकी के नाम पर किया गया है। मंकी पॉक्स का नया नाम क्या है? एम पॉक्स। इसका नाम चेंज कर दिया गया है। मंकी पॉक्स का नया नाम एम पॉक्स है, क्योंकि जानवर एक प्रकार से जो बंदर हैं, जो मंकी वर्ग है, उसको बदनाम ना किया जाए, जिसकी वजह से इसके नामों में परिवर्तन किया गया है। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मंकी पॉक्स रोग का नाम जो है बदल करके एम पॉक्स करने का नाम जो है एक प्रकार से फैसला लिया गया है मंकी पॉक्स का, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक प्रकार से बीमारी है। वैश्विक मामलों की अगर हम लोग बात करें, विश्व में इसके विस्तार की बात करें, तो मुख्य क्षेत्र इसका क्या है, यानी जहाँ पर ये सर्वाधिक पाया जाता है ये बीमारी आपकी, तो मध्य क्षेत्र, मध्य एवं पश्चिमी अफ्रीका उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र में। उसके अलावा 1970 में मनुष्यों में जो है पहला मामला दर्ज किया गया था, कहाँ पर? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो आपका अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में है। 2003 में अफ्रीका से बाहर पहली बार इसका प्रकोप देखने को मिला है, कहाँ पर? अमेरिका में, ठीक है। यानी 2003 में अमेरिका में जो है पहला एक प्रकार से गैर अफ्रीकी देश में इसको देखने को मिला है। और जुलाई 2022 में यूएई से, कहां से? संयुक्त अरब अमीरात से इसका ट्रांसफर कहां हुआ? भारत में, तिरुवनंतपुरम केरल में। एक व्यक्ति आया हुआ था, 35 वर्षीय व्यक्ति, उसी में जो है इस रोग की पुष्टि हुई है भारत में पहली बार 2022 में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो ये पूछा जा सकता है कि भारत में मंकी पॉक्स बीमारी का जो पहला केस है भारत के निम्न में से कौन से शहर में प्राप्त हुआ है? नाम है तिरुवनंतपुरम केरल में। दूसरा, भारत में किस देश से आए हुए व्यक्ति में ये बीमारी प्राप्त हुई है? नाम है यूएई। इतने पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान देने हैं इस क्वेश्चन से संबंधित, ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा जो आपका इंटरनेशनल कमेटी ऑन द टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस है, किसी रोग के विषाणु का नामकरण करने का उत्तरदायित्व होता है। यानी ये जो नाम बदला गया है, जो मंकी पॉक्स था जिसका नाम एम पॉक्स कर दिया गया है, ये किया किसने है? इसका नाम करने वाला एक प्रकार से जिम्मेदारी किसकी है? इंटरनेशनल कमेटी ऑन द टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस, इसी के द्वारा जो है नाम परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपके विशिष्ट तथ्य हैं, 23 जुलाई 2022 को WHO के द्वारा मंकी पॉक्स का वर्तमान वैश्विक प्रकोप अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। इसके अलावा जो है इसमें 22 जून 2022 को वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क के द्वारा मंकी पॉक्स का प्रकोप, इसको महामारी घोषित किया गया। किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क के द्वारा भी इसको जो है महामारी के रूप में घोषित किया गया है।
तो ये आपके मंकी पॉक्स के बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट था, जो चर्चा एक प्रकार से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में चीते का पुनर्वास। भारत में चीते का पुनर्वास काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण एक प्रकार से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाला है। वर्तमान में जो है आपके एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो पर्यावरण से बन रहे हैं, याद रखिएगा। और इस वजह से ये आपके चीतों से संबंधित, हाथी जो आपके अभ्यारण्य हैं, बाघ अभ्यारण्य हैं, इनसे जो संबंधित क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो आपका भारत में चीतों का पुनर्वास हो रहा है, यानी भारत में जो है चीतों को एक प्रकार से फिर से अलग अलग नेशनल पार्कों में रखा जा रहा है, इसकी शुरुआत की गई है। सबसे पहले बात करें तो आयु श्रेणी में विश्व में वयस्क चीतों की कुल जो संख्या है वो कितनी है, लगभग 6517 है इस समय पूरी दुनिया में चीतों की संख्या। चीता शब्द की जो उत्पत्ति है संस्कृत शब्द के नाम से चित्रक नाम से हुई है, याद रखिएगा, जिसका मतलब होता है चित्तीदार। इसी नाम से जो है चीता शब्द की उत्पत्ति हुई है। उसके अलावा इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, द एक्नोनाइक्स जुबिटस इसका वैज्ञानिक नाम है। विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला एक स्थलीय स्तनधारी है, मैमेलिया है। उसके अलावा इसे जो है फेलिडे परिवार का सदस्य माना जाता है। अभी हाल ही में जो है नमीबिया द चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, नमीबिया को क्या कहते हैं, द चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी एक प्रकार से चीता की राजधानी है नमीबिया। याद रखिएगा, विश्व में चीतों की सबसे ज़्यादा संख्या वाला देश है, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा चीते जो हैं कौन से देश में हैं, नमीबिया। कहाँ पर है, तो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, तो भारत में भी जो है प्रोजेक्ट चीता संचालित किया गया है, यानी भारत के द्वारा जो है विश्व के अलग अलग देशों से जहाँ पर चीतों की संख्या है पर्याप्त है, उन देशों से एक प्रकार से चीते को जो है ट्रांसफर करके भारत ले आया जा रहा है। जिस प्रकार से जो है लोगों को, ऐसी परियोजना भारत में नहीं पूरे विश्व में पहली बार की जा रही है, याद रखिएगा, और भारत में इसको नाम दिया गया है प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है, चीते को भारत में उनके ऐतिहासिक निवास स्थल में फिर से स्थापित करना, यानी भारत में जहां पर चीते पहले रहते थे उन्हीं स्थलों पर फिर से चीतों को ला करके बसाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और इससे जो है अगले 5 वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में लगभग 50 चीतों को पुनर्वासित किया जाएगा, यानी भारत में लगभग 50 चीतों को लाकर जो है यहाँ पर छोड़ा जाएगा भारत के अलग अलग नेशनल पार्कों में। उसके अलावा अगर बात करें तो 1952 में भारत सरकार के द्वारा चीता एक भारत में जो है विलुप्त घोषित किया गया था। नहीं, भारत में जो है चीतों को विलुप्त घोषित कब किया गया था, 1952 में। लेकिन याद रखिएगा चीते जो हैं भारत में 1947 में ही खत्म हो गए थे। ठीक है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो इसकी घोषणा है वो हुई थी 1952 में। ठीक है, लिखित इतिहास में भारत में विलुप्त घोषित होने वाला एक वृहद स्तनधारी है चीता। उसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में रहने के लिए 17 दिसंबर 2022 को जो है यहाँ पर चीतों को लाके छोड़ा गया है। किसी विशाल जंगली मांसाहारी जानवर के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की ये विश्व की पहली प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट चीता। यहाँ पर नमीबिया से जो है चीतों को भारत लाया गया है और उनको सबसे पहले छोड़ा गया कहाँ पर, मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। ये पॉइंट याद रखिएगा। कितने चीते लाए गए थे, तो 8 चीते लाए गए थे नमीबिया से, जिनमें 5 मादा थे, 3 नर चीते थे। उसके अलावा जो है आपके 8 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए हैं। कहाँ से, 8 नमीबिया से, 12 दक्षिण अफ्रीका से, यानी वर्तमान में भारत में 20 हो चुकी है चीतों की संख्या, याद रखिएगा। और इन्हें भी कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। उसके अलावा नमीबिया से चीतों को स्थानांतरित किया गया है और दक्षिण अफ्रीका से भी भारत में चीतों का स्थानांतरण किया गया है। उसके अलावा अगर बात करें 2 वर्ष हेतु एक प्रकार से प्रोजेक्ट आपका चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया। कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए चीता टास्क फोर्स, यानी एक प्रकार से चीतों के संरक्षण के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। गठन किसने किया है, तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है एक विज्ञप्ति जारी की गई है इसके लिए 7 अक्टूबर 2022 को। इसका कार्य क्या है, तो चीतों को एक प्रकार से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण चीता टास्क फोर्स के कामकाज को सुगम बनाएगा, यानी चीतों को रहने की व्यवस्था, उनके देखभाल करना, इन सारी चीज़ों के लिए जो है इसका गठन किया गया इस टास्क फोर्स का। चीतों के अनुकूलन एवं स्वास्थ्य की स्थिति की निगरानी की जाएगी इससे। उसके अलावा कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश प्लस अन्य उपयुक्त निर्दिष्ट क्षेत्रों में चीता पुनर्वास की भी निगरानी होगी चीता टास्क फोर्स के माध्यम से। ठीक है, अगला है लंपी प्रोवैक टीका। कौन सा, लंपी प्रोवैक टीका। एक बीमारी भारत में काफ़ी चली थी जानवरों में, मवेशियों में आप कह सकते हैं।
सभी जानवरों के लिए नहीं था, मवेशियों के लिए विशेष तौर पर था। लंपी वायरस जिसका नाम दिया गया था, काफ़ी फेमस था। आखिर वो है क्या लंपी वायरस, याद कर सबसे पहले इसके बारे में बात करें। गांठदार त्वचा रोग है, लंपी स्किन डिसीज इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? लंपी स्किन डिसीज। ये क्या है? तो एक इसकी प्रकृति क्या है? मवेशियों में होने वाला एक संक्रामक रोग है और ये प्रभावित किसको करता है? तो जुगाली करने वाले जो विशेष तौर पर जानवर होते हैं उनको सर्वाधिक प्रभावित करता है, मुख्य रूप से गाय और भैंस को। ठीक है, उसके अलावा इस रोग का कारण क्या है? तो नीथलिंग वायरस जो है, जो एक विरिडे परिवार का सदस्य है, नाम क्या है? नीथलिंग वायरस। ये इसके कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण है इस रोग का। इसमें अभी हाल ही में एक टीका बनाया गया है, लंपी प्रोवैक इंड टीका, यानी इस लंपी वायरस को समाप्त करने के लिए एक टीका विकसित किया गया है। किसके द्वारा? तो ये आपका 10 अगस्त 2022 को केंद्रीय कृषि किसान मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों? तो लंपी त्वचा रोग को समाप्त करने के लिए। इसकी प्रकृति क्या है? तो एक स्वदेशी टीका यानी भारत में विकसित किया गया टीका है। इसमें किसी भी प्रकार से विदेश से कोई भी सहायता नहीं ली गई है। इसके अन्य तथ्यों की बात करें तो वैक्सीन का जो विकास है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 2 संस्थाओं के द्वारा। कौन कौन है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा में है, प्लस भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली। इन दोनों संस्थाओं के द्वारा जो है मिलकर के संयुक्त रूप से जो है इस टीके का विकास किया गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। इसकी शुरुआत की गई 2023 में, 19 अप्रैल को मंजूरी दी गई है। 2023-24 से इसकी अवधि कितनी है? 2030-31 तक इसकी अवधि रखी गई है। इसका विशेष उद्देश्य क्या है? तो क्वांटम प्रौद्योगिकी से संबंधित वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधानों का भारत में विकास करना। इस प्रौद्योगिकी को जो है भारत में शुरू किया गया है। और लास्ट पॉइंट आज के इस सेशन का है INS तारमुगली। क्या नाम है? INS तारमुगली। एक तीव्र हमलावर पोत का निर्माण किया गया है। नाम क्या है? INS तारमुगली। ठीक है, भारतीय नौसेना में 2016 में भारतीय नौसेना में इसकी तैनाती हुई थी और मालदीव को भी हाल ही में इसको स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है? मालदीव को दिया गया है। और ये एक प्रकार से भारत का तीव्र अटैकिंग पोत है, याद रखिएगा, जिसका नाम है INS तारमुगली। तो इस प्रकार से आपके साइंस से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे साइंस परिदृश्य से, विज्ञान परिदृश्य से, उन सारे पॉइंट के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया डिटेल में। ठीक है, इसके पहले जो है आपके वैज्ञानिक परिदृश्य से संबंधित दृष्टि की बुक जो लॉन्च की गई थी उससे संबंधित लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। लेकिन उस लेक्चर को पढ़ने के बाद जो है आपके फास्ट रिवीजन के लिए और भी तेज एक प्रकार से रिवीजन के लिए, साथ ही साथ जो है आपके माइंड मैपिंग के लिए आपके लिए ये पिक्टोरियल मेथड से लॉन्च की गई बुक है, जिस पर आधारित ये आपका सेशन है। ठीक है, तो एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में ज्वाइन थे, आप लोग कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा कि आज का जो सेशन है आप लोगों का कैसा रहा है। फिर से मिलते हैं फिर से नए सेशन में, नए अंदाज में। तब तक आप सभी जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में शामिल थे, आप सभी लोग जो है एंजॉय कीजिए और उम्मीद करते हैं आपका होने वाला जो एग्ज़ाम है, जो आने वाले आगामी परीक्षाएं हैं, वो सभी एग्ज़ाम में आप लोग जो हैं बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आगामी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बेहतरीन करिएगा। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।